Hello everyone, welcome back to another video of our PT 365 holistic coverage of current affair of 365 days. ठीक है. अभी तक हमने 3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं PT 365 के, जिसमें हमने पॉलिटी का मेजॉरिटी पोर्शन कवर कर रखा है. आज हम जो 6, 7, 8 सेक्शन है वो कवर करेंगे. और अभी मैंने एक अपडेट डाला है अपने टेलीग्राम पे. उसमें मैंने बताया कि कौन सी PTs हम नहीं कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, क्योंकि जैसे पर्सनालिटी इन न्यूज़ हो गया, स्पीसीज़ इन न्यूज़ हो गया, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ हो गया. पहली बात तो ये बाकी जो और पीटी हैं उसको कंबाइन करके एक इन्होंने एक अलग से डेडिकेटेड पीटी बना दी है. दूसरा, इसमें मेनली रटने वाली चीज़ें हैं, रूट लर्निंग है, मेमोराइजेशन है. तो ऐसा कुछ कनेक्ट या PYQ लिंकेज जैसा कुछ है नहीं उसमें. इसलिए दैट इज़ अप टू यू. इफ़ यू वांट टू कवर इट, गो हैड. इफ़ यू डोंट, प्लीज़ अवॉइड द फोमो ऑफ कवरिंग देम. जस्ट फोकस ऑन वॉट यू हैव ऑलरेडी डन एंड फोकस ऑन योर बेसिक्स. ठीक है, चलो. बीइंग सेड दैट, लेट्स फिनिश टूडेज पीटी ऑफ पॉलिटी. ठीक है, चलो. जो लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर ऑफ बिल्स आए हैं उसके बारे में दिया गया है. सबसे पहले हमें ये पता है कि जो अभी मेजॉरिटी के अपने 3 लॉज आए हैं, है ना, इंडियन पिनल कोड, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके, उसके बारे में काफ़ी डिटेलिंग की गई है, वो हमें करनी है. ओके, चलो. तो स्टार्ट करते हैं. वाई इन द न्यूज़. हमें पता है कि पार्लियामेंट ने 2023 में पास किया है, और ये डेट आपको याद रखनी है कि 1 जुलाई 2024 से ये सारे लॉज फोर्स में आएंगे. ठीक है, दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता से, जिसको हम BNS बोलते हैं इन शॉर्ट. और इसने किसको रिप्लेस किया है? अपने IPC को, इंडियन पिनल कोड को. ठीक है, और ये IPC क्या है? ये डिफ़ाइन करता है कि कौन सा चीज़ क्रिमिनल ऑफेंस है या नहीं है. ओके, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि IPC के पहले 1860 में, है ना, पर पार्लियामेंट्री चार्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इस तरह के अलग अलग एक्ट होते थे जिनका यूज किया जाता था एज ए डिफाइनिंग कि क्या क्रिमिनल, कौन सा अफेक्ट क्रिमिनल है, कौन सा एक्ट क्रिमिनल नहीं है. ठीक है, उसके बाद जब अपना 1857 का रिबेलियन हुआ, इट वाज द मेजर रीजन फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860. तो इसमें फिर 1857 के रिबेलियन के बाद 1860 में इंडियन पिनल कोड आया, और उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद बहुत सारे लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस, बहुत सारे कमिटीज़ के रिकमेंडेशन से दीज थिंग्स स्टार्टेड टेकिंग शेप, है ना. तो यही लिखा हुआ है कि लॉ कमीशंस रिपोर्ट हैव रिकमेंडेड अमेंडमेंट्स टू द IPC ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, फूड, एडल्ट्रेशन, डेथ पेनल्टी एक्सेट्रा. ठीक है, एज सच प्रीलिम्स का बस यही पॉइंट है कि 1857 के बाद IPC 1860 जो है वो आया था. ठीक है, बाकी इसमें कथा दी हुई है. चलो, अब जो अपना नया अपना जो BNS 2023 आया हुआ है, इसके जो की प्रोविजंस हैं दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसमें क्वेश्चंस कौन सा आ सकता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड भारतीय न्याय संहिता दैट रिप्लेसेस इंडियन पिनल कोड. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ BNS. ठीक है, जो मेन चीज़ें होंगे उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है. जैसे कम्युनिटी सर्विसेज. ठीक है, कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो उसको जेल में डालने या फाइनल पेनल्टी के बजाय आपको कम्युनिटी सर्विसेज में डाल देंगे. ये US में बहुत होता था, अपने यहाँ नहीं होता था. कम्युनिटी सर्विसेज मतलब कि आपको किसी NGO में या किसी जगह सर्विस के लिए लगा सकते हैं. ठीक है, चलो. इंक्रीज थ्रेशोल्ड फॉर गैंग रेप विक्टिम टू बी क्लासीफाइड एज ए मेजर फ्रॉम 16 to 18, है ना. पहले गैंग रेप में अगर कोई विक्टिम होता था, इफ़ he was more than 16+, सो उसको मेजर विक्टिम बोलते थे. नाउ दैट एज इज़ इंक्रीज टू 18. ठीक है, और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ डिसीटफुल मीन्स, मतलब आपने किसी को बहला फुसला के अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश की, दैट विल ऑल्सो बिकम अ क्रिमिनल ऑफेंस. पहले ये नहीं था, आई डोंट नो क्यों नहीं था, बट एनीवे. इट रिमूव्स द ऑफेंसेस ऑफ सेडिशन. तो सेडिशन को हमने रिमूव कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये लॉजिक था कि जो सेडिशन है दैट इज़ काइंड ऑफ इंग्लिश कॉन्सेप्ट, है ना, ब्रिटिश राज वाला कॉन्सेप्ट है. बट इसको हटा के इन्होंने बहुत सारे और प्रोविजंस ऐड किए हैं विच आर इक्विवेलेंट टू सेडिशन. जैसे एक्साइटिंग टू अटेम्प्ट सेसेशन, मतलब देश को टुकड़े करने की अगर चीज़ हुई. आर्म्ड रिविलियन, है ना, हथियार लेके, या सबवर्सिव एक्टिविटीज़, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़, एंडेजरिंग सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया. और ये इन चीज़ों को भी सेडिशन की तरह देखा जाएगा. ऑर्गेनाइज क्राइम डिफाइन हुआ एज एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एक्सेट्रा. ठीक है, प्रीलिम्स जैसा कुछ पॉइंट नहीं है. देखो, अगर आपने वो मूवी देखी होगी
रेड, अभी रेड 2 भी आ रही है, तो रेड में वो जिसके ऊपर रेड पड़ता है वो मंत्री कहता है कि आज तक इंडिया में कभी भीड़ पे कोई केस नहीं हुई है ना, तो वो चीज़ अब बदल जाएगा। मर्डर बाई ग्रीवियस हर्ट बाई ए ग्रुप, तो नाउ अब ग्रुप पे भी केस हो सकता है, ठीक है। अगर किसी ग्रुप ने किसी का मर्डर कर दिया या उसको हर्ट कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज या पर्सनल बिलीफ, ठीक है। तो ईच मेंबर ऑफ ग्रुप शैल बी पनिश्ड विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट अगर मर्डर है तो, इम्प्रिजमेंट ऑफ टर्म 7 ईयर्स। अब देखो ये जो 7 ईयर है ना, दिस इज़ काइंड ऑफ ए सिल्वर बुलेट फॉर अस, क्योंकि अपने सारे लॉज में 7 ईयर पता नहीं ऐसा क्यों है कि अप टू 7 ईयर ही एक थ्रेशोल्ड है जिसको लेके बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आते हैं, ठीक है। अभी आगे मैं दिखाऊंगा, बट ये 7 एक मैजिक नंबर है, आप याद रखना, ठीक है। तो यही है कि भीड़ पे भी केस हो जाएगी, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको BNSS बोलते हैं, इसने रिप्लेस किया है किसको, CRPC को, ठीक है, याद है अपना को। जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। सो CRPC का हल्का सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। इट वॉज फर्स्ट इनेक्टेड बाई 1861 अंडर ब्रिटिश रूल, पता है हमको, अंडरगॉन सेवरल अमेंडमेंट्स, CRP 1973, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 41st रिपोर्ट रिकमेंडेड सिग्निफिकेंट रिवीजन ऑफ दिस। तो वही है कि 1861 में अपना CRPC आया था, फिर लॉ कमीशन ने बहुत 41st रिपोर्ट दिया और उसके बाद CRPC 1973 बना, ठीक है। तो ये अपना एक हिस्टोरिकल प्रोविज़न हो गया, ठीक है। अब इसका जो नया आया हुआ है वो क्या है। अब देखो कल भी हमने डिटेंशन के बारे में पढ़ा था, देखो इस बार प्रीलिम्स में ना बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे और वो खास करके क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब जुडिशरी से लेके, क्रिमिनल प्रोसीजर से लेके, लॉ एंड ऑर्डर से लेके, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से लेके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो कल भी हमने डिटेंशन के बारे में पढ़ा था कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन क्या हो सकता है, सो वो आज एक थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल, अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और उसने 1/3 अपना कंप्लीट कर लिया है ना, 1/3, दिस इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फिर उसको आप बॉन्ड पे या बेल पे आप उसको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ एन एक्यूज्ड हैज़ स्पेंट हाफ ऑफ मैक्सिमम पीरियड, सो यहाँ पे हाफ हो जाएगा। अगर उसने हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिफाइंड पीरियड फॉर दैट जुर्म या फॉर दैट क्राइम, सो उसको आपको बॉन्ड पे या बेल पे रिलीज़ करना पड़ेगा। बट एक्सेप्शन ये है कि डज नॉट अप्लाई टू ऑफेंसेस दैट आर पनिशबल बाय डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेडिकल एग्जामिनर्स, अब देखो CRPC क्या है कि सारे प्रोसीजर्स मेंशन है कि अगर कोई क्राइम हो गया तो फिर शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या हो सकता है, ठीक। मेडिकल एग्जामिनेशन, एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड इन सर्टन केसेस इंक्लूडिंग रेप केसेस, ठीक है। चलो, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इज मैंडेटरी फॉर पनिशबल एटलीस्ट 7 ईयर्स ऑफ, देखो मैंने बोला था ना कि 7 ईयर जो है एक आपका मैजिकल नंबर है, तो जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होंगी ये मैंडेटरी कर दी गई अगर कोई भी क्राइम ऐसा हुआ है जिसका पॉसिबल पनिशमेंट है एटलीस्ट 7 ईयर, है ना। तो 7 ईयर पे बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। चलो, स्पेसिमेन, इट एम्पावर्स मजिस्ट्रेट, है ना, मजिस्ट्रेट को ये एम्पावर है कि वो कलेक्ट कर सकता है, जैसे आपके हैंड राइटिंग हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गया, वॉइस सैम्पल्स हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक। टाइमलाइन फॉर प्रोसीजर क्या है, देखो अब जो जैसे अगर आप मेंस प्रोस्पेक्टिव से पढ़ोगे तो ऐसा कंपैरिजन के लिए आ सकता है ना कि व्हाट आर द रिफॉर्म्स टेकन इनटू द न्यू भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स अ मेजर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अर्लियर CRPC। तो उसमें आप ये चीज़ डाल सकते हो कि टाइमलाइन ऑफ प्रोसीजर्स डिफाइन कर दी गई हैं, जैसे कि सबमिशन ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स हो गया, ठीक है, गिविंग जजमेंट हो गया, इन्फॉर्मिंग विक्टिम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तो ये सब टाइम बाउंड मैनर में होगा। पहले इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं था, जब जिसका मन जितने देर तक कर रहा था सब कर रहे थे। नाउ दिस विल बिकम द की फीचर ऑफ आवर दिस एक्ट, ठीक है। भारतीय साक्ष्य संहिता एक्ट, इसको हम BSA, है ना, इसने किसको रिप्लेस किया, अपना इंडियन एविडेंस एक्ट को। सेम ड्रिल रहेगी, पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे फिर की प्रोविजंस पढ़ेंगे। की प्रोविजन में तो एक ही चीज़ आया है, वो ये है कि डिजिटल वाली चीज़ें भी अब एज ए प्रूफ एडमिसिबल होंगी। चलो, बैकग्राउंड क्या है, एविडेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1872। देखो 1860 में अपना कौन सा आया, इंडियन पीनल कोड, 1861 में कौन सा आया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर 1872 में आया अपना इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक। कंसोलिडेट लॉज रिलेटिंग टू एविडेंस, हमें पता है ये नाम से लिख रहा है
कि ये सारे लॉ को कंसोलिडेट किया, ठीक है, बाकी और कुछ इसमें नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस, है ना, डिजिटल रिकॉर्ड्स को एज ए एविडेंस कर सकते हैं। अलाउड ओरल एविडेंस टू बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब आप ऑनलाइन जूम कॉल पे अपना ओरल एविडेंस गवाही दे सकते हो, ठीक है। जॉइंट ट्रायल्स, ये देखो ये इंपॉर्टेंट फीचर है जॉइंट ट्रायल। लेट से बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं या बहुत सारे ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने सेम जुर्म किया हुआ है, उनको अलग अलग ट्राई करने के बजाय आप सेम कोर्ट में उनको ला के सेम सिमिलर प्रोसीजर से आप उनको जॉइंट ट्रायल करा सकते हो, ठीक है। जॉइंट ट्रायल रिफर्स टू ट्रायल ऑफ मोर देन वन पर्सन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब इस सेक्शन में पूरा भाई एक्ट के बारे में, एक्ट क्या कर रहा है, उसका बेसिक फीचर क्या है, उसके बेसिक मतलब कुछ न्यूमेरिकल डेटा है वो, तो इस तरह की चीज़ें आपके प्रीलिम्स में आ सकती हैं, ठीक है। डीपीडीपी डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट काफ़ी दिन से न्यूज़ में है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है, और अदरवाइज़ आप इसका यूज़ तो कर ही सकते हो कहीं ना कहीं थ्रू आउट द पेपर, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, जस्ट अ सेकेंड। अब ये न्यूज़ क्यों है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिजिटल प्रोटेक्शन बिल को असेंट दिया है। असेंट देने के बाद ही कोई बिल जो है वो लॉ बनता है और इन्फोर्समेंट में आता है, हमें पता है, ठीक है। इट एम्स टू रेगुलेट प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा, हमें पता है, वाइल इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स राइट टू प्रोटेक्ट देयर डेटा, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स डिजिटल पर्सनल डेटा बाय प्रोवाइडिंग ऑब्लिगेशन टू डेटा फिड्यूसरीज, है ना, जो डेटा फिड्यूसरीज हैं, है ना, कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट एंटिटी हो सकती है, जो कि आपका डेटा लेके प्रोसेस कर रही है फॉर देयर वेरियस पर्पजेस, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेशंस डालती है उन डेटा फिड्यूसरीज पे, तो ये फिड्यूसरी आपको याद रखना है कीवर्ड, है ना। ऐसा आ सकता है कि इन डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा बिल डेटा फिड्यूसरी मीन्स व्हाट्स वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऐसे दे सकते हैं। द राइट एंड ड्यूटी ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स इज़ द पर्सन होम डेटा इज सेट, है ना, मतलब यू एंड मी, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो डेटा फिड्यूसरीज जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वाले बंदे। डेटा प्रिंसिपल्स जैसे हम और आप, जो हमारा डेटा लिया जा रहा है। फाइनेंशियल पेनल्टीज़ फॉर ब्रीचेस, मतलब कि डेटा फिड्यूसरीज पे, डेटा प्रिंसिपल्स पे बहुत सारे लॉज ब्रीच करने पे क्या हो सकता है, और उनका अधिकार क्या है, कितने समय पे डेटा डिलीट करना है, कब तक आप स्टोर कर सकते हो, कहाँ स्टोर कर सकते हो, अगर कोई वायलेशन हो गया तो उसकी सज़ा क्या हो सकती है, उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। चलो अब की प्रोविजंस पढ़ते हैं। अप्लीकेबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया, तो ये हमें पता रहना चाहिए कि विद इन द इंडिया जो प्रोसेसिंग हो रही है उस पर, इन डिजिटल फॉर्म और इन नॉन डिजिटल फॉर्म जो डिजिटाइज है, ठीक है, समझ आता है। प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया इफ़ इट इज़ फॉर ऑफरिंग द गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। एक तो जो डेटा एंड सर्विस जो डेटा प्रोसेस हो रहा है विद इन द इंडिया, और उस पर जो आउटसाइड इंडिया प्रोसेस हो रहा है बट दैट इज़ अफेक्टिंग आवर इंटरेस्ट, ठीक है। इट डज़ नॉट अप्लाई टू हु पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड अंडर प्रोसेस्ड फॉर एनी पर्सनल पर्पज़। अब पर्सनल पर्पज़ क्या हो सकता है, जैसे कि मेडिकल हो गया, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन, इस तरह के जो पर्सनल काम है, ठीक है। पर्सनल डेटा दैट इज़ मेड और कॉज टू बी पब्लिकली अवेलेबल बाई डेटा प्रिंसिपल, मतलब आपने खुद पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। जैसे कि अभी जब हम लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो वो हमसे एक चीज़ मांगता है कि डू यू वांट दिस डेटा टू बी यूज्ड बाय LLMs एंड AIs वगैरह, तो इस तरह का कुछ होता है। तो अगर आपने हाँ कर दिया, सो नाउ यू हैव गिवन द कंसेंट, ठीक है। एनी अदर पर्सन हु इज़ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू मेक सच पर्सनल डेटा पब्लिकली अवेलेबल, मतलब अगर आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, जैसे कि जब चुनाव लड़ते हैं ना नेता लोग, तो दे आर अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कि उनको अपनी ज़मीन जायदाद, कितना बार जेल गए थे, उनका पूरा पब्लिकली करना पड़ता है, तो वो भी अलाउड है, ठीक है। ऑल्दो इसमें से कुछ बहुत ट्रिकी नहीं है जो आप समझ नहीं पाओगे अगर पेपर में आया, बट ठीक है फिर भी। कंसेंट, पर्सनल डेटा मे बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर ए लॉफुल पर्पज़। अब देखो, दिस गिव्स अ वाइड डिस्क्रिशनरी पावर टू गवर्नमेंट। अब लॉफुल पर्पज़ क्या है वो तो आप डिसाइड करोगे, फिर आप किसी का भी पर्सनल डेटा लेके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो, आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ डेटा प्रिंसिपल हु शैल हैव द राइट टू विदड्रॉ कंसेंट, ठीक है। अगर डेटा प्रिंसिपल ने एक बार कंसेंट दे दिया, वो विदड्रॉ भी कर सकता है। चलो, कंसेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटमेट यूज़ इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ बेनिफिट सर्विस बाय द गवर्नमेंट, मेडिकल इमरजेंसी एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये सब मेंस के पॉइंट में इसके प्रोज एंड कॉन्स एनालिसिस में, राइट टू प्राइवेसी वगैरह, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन या पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेंट कौन देगा, पेरेंट या फिर लीगल गार्डियन दे सकते हैं, ठीक।
डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि इन्होंने डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का भी गठन किया हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी। देखो फंक्शन क्या है, मॉनिटर द कंप्लायंस, पता है, कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। डायरेक्टिंग डेटा फिड्यूसरीज टू टेक नेसेसरी मेजर्स, ये भी पता है। हियरिंग ग्रीवांसेस, बिल्कुल अच्छी बात है। बोर्ड ऑफ मेंबर विल बी अपॉइंटेड फॉर 2 years, ये देखो है प्रीलिम्स रिलेटेड डिटेल, ठीक है। एंड विल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। अपील अगेंस्ट इट विल बी लाइव विद द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल, तो ट्राइब्यूनल भी है। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल्स वगैरह पे यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल, डेटा प्रिंसिपल मतलब यू एंड मी, राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है। डेटा प्रिंसिपल विल हैव द राइट टू, आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, करेक्शन करवा सकते हो, ग्रीवांस रिडर्सल हो सकता है, आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हो, है ना, इन केस ऑफ योर डेथ, कि मेरे मरने के बाद जो राइट होगा वो किसी इस पर्सन का होगा। डेटा प्रिंसिपल मस्ट नॉट रजिस्टर फॉल्स और फ्रिवलिस कंप्लेंट, मतलब आपको फालतू के कंप्लेंट नहीं करने हैं, अदरवाइज आपके ऊपर 10,000 तक की फाइन हो सकती है। प्रीटी सिंपल, प्रीटी बेसिक, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूसरी, दिस बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इन्हीं पे मेन सिकंजा कसना है। डेटा फिड्यूसरी क्या है कि इंश्योर द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, ठीक है। इन्फॉर्म डीपीबीआई एंड अफेक्टेड पर्सन, अगर कुछ ब्रीच हो गया तो आपको सीधा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना है, ठीक। इरेज पर्सनल डेटा एज सुन एज पर्पज हैज़ बीन मेट, ठीक है, आपने पर्सनल डेटा स्टोर किया, वंस द पर्पज एंड ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट यू हैव टू डिलीट इट, ठीक है। और सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज को इन्होंने डिफाइन किया है, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने बात की थी ना, फेसबुक, इंस्टा, गूगल, हु आर टू बिग टू फेल, मतलब कि इनके पास बहुत सारा डेटा है, इनके पास बहुत सारा यूज़र बेस है, बहुत सारा कस्टमर बेस है। ऑल्दो इसका कुछ आई थिंक न्यूमेरिकल थ्रेशोल्ड है कि इससे ज़्यादा अगर किसी के पास यूज़र होगा तो वो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी में आएगा, बट आई कॉन्ट रिमेंबर दैट एज ऑफ नाउ। अगर आपको पता है सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो, तो वही है कि मे नोटिफाई डेटा फिड्यूसरीज एज एसडीएफ, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जिनके पास वॉल्यूम ज़्यादा है, रिस्क ऑफ द राइट्स है, पोटेंशियल इम्पैक्ट है ऑन सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, जैसे कि इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी को बदल सकते हैं। फेसबुक पे बहुत बार एलिगेशंस लगता है कि ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है ना, यूएस में बहुत बार लगा हुआ है, ठीक है। SDF will have certain additional obligations including appointing a data protection officer, ठीक है। तो जो बड़े कंपनीज हैं उनको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एक अपॉइंट करना होगा, एंड इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर, जो कि उनको डेटा को ऑडिट करेगा, उनके कंप्लायंस को मैनेज करेगा, ठीक है। अभी मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ दे आर सो वरीड अबाउट देयर डेटा प्रोटेक्शन दैट हम लोगों को मतलब इतना एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 2 टीम आपस में काम कर रही हैं, वो दोनों एक दूसरे का डेटा नहीं देख सकते। दे हैव टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसेस, टिकट रेज करना, फिर अप्रूवल लेना, फिर उसमें वो लिखना जस्टिफिकेशन, बिकॉज दीज आर यूरोपियन एंड यूएस एंड ग्लोबल कंपनीज, सो दे गो थ्रू मोर स्ट्रिंजेंट प्रोसेस, ठीक। चलो, वो तो करना ही चाहिए वैसे। प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन, वही है, डेटा फिड्यूसरी मस्ट नॉट अंडरटेक वाइल प्रोसेसिंग द पर्सनल डेटा ऑफ चिल्ड्रन, डेटा फिड्यूसरी मस्ट नॉट अंडरटेक प्रोसेसिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज एनी डिट्रीमेंटल इफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ यूपीएससी प्रीलिम जैसा नहीं है। आप किसी का बिहेवियर नहीं ट्रैक कर सकते, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, है ना, बच्चों का, ठीक है, फॉर द चाइल्ड। अभी जैसे मैं यूट्यूब वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो उसमें पूछता है कि इज़ दिस मेंट फॉर चिल्ड्रन बिलो 18, तो अगर ऐसा है तो फिर उनको टारगेट एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, क्योंकि किड्स आर नॉट दैट मेच्योर टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर देम। सो आप अगर उनको टारगेट कर रहे हो तो दैट कुड पोटेंशली लीड टू अ मिसलीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। चलो, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र अलाउ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट टू कंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट डिफाइन कर सकती है कि कौन सी कंट्री में डेटा नहीं जाएगा, बट अलाउ है बाहर जाना, ठीक। पेनल्टीज़ 200 करोड़ तक की पेनल्टी हो सकती है अगर आपने ऑब्लिगेशन फॉर चिल्ड्रन फुलफिल नहीं किया, और 250 करोड़ तक फॉर फेलियर टू टेक सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट डेटा ब्रीचेस। सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड टू मच, है ना, ये मीन्स का एक प्रोज एंड कॉन्स का चैप्टर बन सकता है, ठीक है, मतलब पॉइंट बन सकता है। चलो, चीटिंग को लेके अभी जो अपना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट वाला पूरा ड्रामा हुआ है बहुत ज़्यादा चीटिंग वीटिंग को लेके, तो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन रूल्स बिकम्स इंपॉर्टेंट।
अब न्यूज़ में क्यों है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन हैव नोटिफाइड द रूल्स अंडर दिस प्रिवेंशन एक्ट विच केम इनटू फोर्स ऑन जून 2024. ठीक, हाईलाइट क्या है? प्रोवाइड्स वेरियस वेन्यू इन चार्ज टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग फाइलिंग FIR. मतलब जो वेन्यू पे होगा जो इंचार्ज, वो आपके ऊपर FIR कर सकता है इफ़ यू आर कॉट वाइल चीटिंग. प्रोवाइड्स फॉर अ कमिटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी इफ देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट और बोर्ड डायरेक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर. मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एग्जाम है, जो एग्जाम को कंडक्ट कराने वाले जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है चीटिंग में, तो उसके लिए एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए. ठीक है. सर्विस प्रोवाइडर इज एन एजेंसी, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, बिजनेस एंटिटी विच इज एंगेज इन पब्लिक एग्जामिनेशन, हमें पता ही. ठीक. पीरियोडिक रिपोर्टिंग ऑफ ऑल द इंसिडेंट ऑफ अनफेयर मीन्स, रीजनल ऑफिसेज बनेंगे. अगर आपको कोई भी अनफेयर मीन्स का वहाँ पे इंसिडेंट दिखता है, यू हैव टू रिपोर्ट देयर. ठीक है. अब देखो यहाँ तक ऐसा भी कुछ प्रीलिम्स जैसा नहीं है, तो इसमें लोड नहीं लेना है. दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन, माहौल बना रहा है. अब जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो मैं बताऊँगा आपको. ठीक है. पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट में जो डिफाइन क्या किया हुआ है, अनफेयर मीन्स इट इंक्लूड्स अनऑथराइज एक्सेस, लीकेज, कंप्यूटर नेटवर्क, चिप लगा के, कुछ भी कैसा भी हो सकता है. ठीक है. वेरियस मीन्स. अब जो ये पनिशमेंट है ना, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. अब इसमें क्या बोल रहा है? इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर, है ना. नॉट लेस देन 3 ईयर मतलब 3 साल तो आप गए, है ना. जैसे बहुत सारे ऑफेंस है उसमें बताता है कि मैक्सिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 7 ईयर्स, बट इसमें है नॉट लेस देन 3 ईयर्स, मतलब कि रिस्ट्रिक्ट लॉ है. ठीक है. बट विच मे एक्सटेंड अप टू 5 ईयर्स विद इन फाइन अप टू 10 लाख रुपीज़. ठीक है. फॉर सर्विस प्रोवाइडर एनी पर्सन ग्रुप कमिटिंग ऑर्गेनाइज क्राइम इज इम्पोजिशन ऑफ फाइन अप टू 1 crore प्रोपोर्शनेट ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेल ऑल्सो भी रिकवर्ड फ्रॉम इट, क्योंकि री एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा और वो भी आपसे रिकवर किया जाएगा. ठीक है. ऑल द ऑफेंसेज सेल बी कॉग्निजेबल, मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है. नॉन बेलेबल, बेल नहीं मिलेगी. नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल होता है कि जिसे आपस में पार्टी समझौता करके मान जाए. नॉन कंपाउंडेबल मतलब कि विक्टिम और अक्यूज के बीच में कोई भी समझौता नहीं हो सकता. ठीक. पब्लिक एग्जामिनेशन का हमें डेफिनेशन दिया हुआ है, वो हमें पता है. देखो अब इसमें जो मेन पॉइंट है आपका वो बस इतना ही है कि जो पनिशमेंट है वो नॉट लेस देन 3 ईयर होगा. 1 करोड़ तक का फाइन और एग्जामिनेशन का खर्चा वसूला जा सकता है आपसे. कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ये याद रखना है आपको. ठीक. चलो. टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023, मल्टीपल सेक्शन ऑफ केम इनटू इफेक्ट, ये इसका बैकग्राउंड है. अब टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के बारे में क्या है? दिस इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, सिक्योरिटी, ग्रोथ वगैरह वगैरह. ठीक है. नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. रिपील्स इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है. इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को रिपील करके ये आया है ना, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023. एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी 1932. चलो. ओनिंग इज ह्यूज टेक्निकल एडवांसमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर. देखो अब इसके जो की प्रोविजंस हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. अब इसमें सबसे पहले क्या हुआ है कि जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा, अभी जो याद होगा आपको 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये वो चीज़ें न्यूज़ में थी क्योंकि उनमें बैकडोर से ही आप स्पेक्ट्रम एलोकेट कर देते थे. बट नाउ नीति आयोग का कोई एक रिपोर्ट आया था, उसमें उन्होंने बताया कि जो स्पेक्ट्रम है दैट शुड बी ट्रीटेड एज ए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर ए कंट्री. एंड इसका जब आपको ऑक्शन करना है यू शुड डू इट विद द मतलब नीलामी करो, बिड लगाओ, ताकि स्टेट कैन अर्न एज मच मनी एज पॉसिबल. ठीक. स्पेसिफाइड पर्पज इंक्लूड्स जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस हो गया, इन सब के लिए अलग से बैंडविथ सिक्योर की जाएगी ताकि इस पर और चीज़ें इंटरफेयर ना कर सकें. ठीक है. फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन विल बी डन फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ सेटेलाइट. ये याद रखना आपको कि अभी जो ये इलोन मस्क वाला चल रहा है ना, आई थिंक स्पेस कौन सा, स्टारलिंक, तो वो भी सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है. सो दे आर ट्राइंग टू कम विथ जियो टू एक्सपैंड इन इंडिया. सो अब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होगा जो स्पेक्ट्रम ऑफ सेटेलाइट होगी उसकी भी. ठीक है. ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन लाइन विद ग्लोबल नॉर्म्स, ये दिया हुआ है. राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क, इसमें है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन इंक्लूसिव बेसिस एंटिटीज़ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैन सीक ROW
फैसिलिटी यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी ओवर पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। जैसे कि कोई केबल बिछा रहा है या कुछ ऐसे काम कर रहा है और बीच में किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी आ गई, सो दे शुड हैव राइट ऑफ वे, मतलब कि उसके नीचे से उनको केबल ले जाने का इन प्रॉपर मैनर, उसका जो एक सही तरीका होता है, दे शुड हैव द राइट टू। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर मेजर्स टू प्रोटेक्ट यूजर्स, क्रिएशन ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्स एंड अलाउइंग यूजर्स टू रिपोर्ट मालवेयर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है। इट इज़ फॉर डिजिटल भारत निधि, ये कीवर्ड याद रखना है आपको। दिस विल सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज इन रिमोट एरिया, पायलट प्रोग्राम, मतलब इस तरह की चीज़ें। ठीक, सो ये याद रखना आपको, डिजिटल भारत निधि इज़ एंड दिस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ये किसके लिए होगा? टेलीकॉम में R&D के लिए होगा, इंफ्रा को एक्सपैंड करने के लिए होगा और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखना आपको। पावर ऑफ इंटरसेप्शन, अगेन मैसेजेस कैन बी इंटरसेप्टेड एंड मॉनिटर्ड। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट मोर एंड मोर कंट्रोल ओवर आवर पर्सनल डेटा, पर्सनल मैसेजेस एट्सेट्रा। ठीक है, दिस इज गेटिंग ब्रूटल एवरी सिंगल डे। चलो, ऑथराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज़, प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नीडेड। अगर कोई एक बाहर का एंटिटी आ रहा है या कोई बंदा टेलीकॉम रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है, ही सी और इट शुड गेट प्रायर ऑथराइजेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म पे कोई रेगुलेशन नहीं है अंडर दिस एक्ट, सो दिस कुड बिकम अ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट OTT प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग रेगुलेटेड अंडर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, सो दिस विल बिकम फॉल्स। ठीक है, ऐसे लिख लो। चलो, इंटरनेट शटडाउन्स, बहुत आगे हैं हम, है ना। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ, इंडिया रिकॉर्डेड 60 इंटरनेट शटडाउन। चलो, नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इंटरनेट शटडाउन से लेके जो कॉन्स्टिट्यूशनल्स और लीगल प्रोविजंस हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। जैसे इंटेंशनल डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन और विद इन लोकेशन इज नोन एज इंटरनेट शटडाउन। रीज़न क्या क्या हो सकता है? जैसे कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट, कोई चीटिंग, जैसे एग्ज़ाम हो रहा है बहुत बड़ा, आपने इंटरनेट शट डाउन कर दिया ताकि लोग चीट ना कर पाएँ, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है। प्रोविजन फॉर इंटरनेट शट डाउन, कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। करंटली सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इज गवर्न बाई टेम्प्रोरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस एक्ट 2017, नोटिफाइड अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। ठीक है। इट प्रोवाइडेज टेम्प्रोरी शट डाउन फॉर टेलीकॉम सर्विसेज इन इंडिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक अप टू 15 days एट वंस। ठीक है, कोई मैक्सिमम डेट नहीं है, एट वंस 15 days, फिर 15 बढ़ा सकते हैं। ठीक है। एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन। ठीक है। ऑर्डर्स ऑफ टेम्प्रोरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज आर टू बी इश्यूड बाई यूनियन स्टेट होम सेक्रेटरी ओनली, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर किसी भी एरिया में किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए आपको इंटरनेट शट डाउन करवाना है, वो यूनियन स्टेट होम सेक्रेटरी ही कर पाएगा, है ना। जनरली इसमें यूनियन और स्टेट होम सेक्रेटरी में कौन होते हैं? IAS ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है। 2017 के रूल में क्या बोला है? 3 member रिव्यू कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना, ये इंपॉर्टेंट बनता है। 3 member रिव्यू कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी एट सेंट्रल लेवल एंड चीफ सेक्रेटरी एट स्टेट लेवल रिव्यूज़ द शट डाउन ऑर्डर्स। ठीक है, रिव्यू करने के लिए भी प्रोविजंस दिए हुए हैं। ठीक है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड, वो क्या है इसमें? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो अपना आर्टिकल 19 में पूरा दिया गया हुआ है, उसमें जो राइट टू इंटरनेट है ना, ये अनुराधा भासिन केस में है, ऑल्दो केस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो दैट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर आर्टिकल 19(1)(a), क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप ट्वीट कैसे करोगे, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एनीवे, ठीक है। एनी रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 19(2) में रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन योर आर्टिकल 19। ठीक है। इन रिलेशन टू इंटरनेट शट डाउन, कोर्ट हैज़ पास्ड फॉलोइंग डायरेक्शन, जैसे कि सस्पेंशंस कैन बी यूटिलाइज फॉर टेम्प्रेरी ड्यूरेशन ओनली, मतलब आप परमानेंट मत कर दो, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ इंस्टेंस देखे गए, मणिपुर में देखे गए, तो वो है ना। एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट issued under suspension rules must adhere principle of proportionality। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है कि जैसे आपको एक चूहा मारना है और आप उसके लिए तोप खरीद के ले आए, है ना, या AK-47 लेके आए, तो वो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये है कि
जितनी ज़रूरत है आप उतना ही करिए, है ना, बहुत एक्सेस नहीं करना है। तो इंटरनेट शटडाउन ज़रूरत थी भी या नहीं, आपने ऐसे बिना सोचे समझे इंटरनेट बंद कर दिया। सो इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर दे शुड पास योर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट। ठीक, चलो, एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट अंडर सस्पेंशन रूल्स इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ कोर्स। चलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जजमेंट विच रूल्ड सर्विसेज रेंडर्ड बाय लॉयर्स आर कवर्ड अंडर CPA। ठीक है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है। अब सेंट्रल प्रोटेक्शन ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? इट वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन, है ना, मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। अब CPA जो 2019 आया है उसने रिप्लेस कर दिया 1986 को। उसके बाद की फीचर्स क्या है अपने CPA 2019 के? ठीक है, ये कंज्यूमर का डेफिनेशन ब्रॉड कर दिया। अब इसने ऑनलाइन के मतलब ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी अगर आप सर्विसेज या गुड्स परचेज कर रहे हो, यू आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस। ठीक, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, देखो, नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप PYQs करते हो ना, तो आपका एक वो फिल्टर डेवलप हो जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। तो थोड़ा सा PYQ मज़े से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, जैसे कि कोई बंदा है, उसने ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ सर्विस लिया और उसको वापस रीसेल कर रहा है, या कोई गुड्स लिया उसको वापस रीसेल कर रहा है, सो ही शी इट शैल नॉट बी कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये इस्टेब्लिश करता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एज एन एडवाइजरी काउंसिल टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट। ठीक है, समझ आता है। इट्स चेयरमैन शैल बी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो जो इसका CCPC का है ना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का जो चेयरपर्सन होगा वो मिनिस्टर इन चार्ज होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये क्या करता है? इस्टेब्लिश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, अब एंड एनफोर्स कंज्यूमर्स राइट, तो कंज्यूमर्स के राइट्स क्या क्या है अभी इन्फोग्राफिक्स में दिखेगा आपको। तो CCPA का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या क्या हो सकता है? एक अपना चीफ कमिश्नर होगा, सच नंबर ऑफ अदर कमिश्नर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चीफ कमिश्नर प्लस सम एक्स नंबर ऑफ कमिश्नर जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, CCPA इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, है ना, एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्चुअली आपके कस्टमर का राइट वायलेट हुआ है या नहीं। ठीक है, स्ट्रीमलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, मीडिएशन, ऑनलाइन फाइलिंग, ये तो बिल्कुल जनरल चीज़ है। कंज्यूमर मीडिएशन सेल, अच्छा देखो, कंज्यूमर मीडिएशन सेल जो है इट वॉज इस्टेब्लिश बाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इस लॉ के अंदर, है ना, सेंट्रल और स्टेट दोनों में होना चाहिए। ठीक, और इसको अटैच करेंगे नेशनल कमीशन ऑफ ईच रीजनल ब्रांचेज एज वेल एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कमीशन ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, तो जो अपना ये बना था ना, कहाँ गया कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ ईच रीजनल बेंचेस, कमीशन कौन सा बनाया था यार, इसमें कहाँ चला गया, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये नेशनल भी होगा, स्टेट भी होगा और डिस्ट्रिक्ट भी होगा, है ना, तीनों लेवल पे ये कमीशन बनेगा। और तो दूसरी चीज़ है कि जो ये कंज्यूमर मीडिएशन सेल है ना, उसको इन तीनों से अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन अगेंस्ट मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडेड ETC। ठीक है, पेनाल्टीज़ फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा आपको अप टू 2 ईयर्स, है ना, 10 लाख का जुर्माना, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, अब देखो जैसे ये सजाएं ये जो लिखी हुई है ना, अप टू 2 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स, बट जो भी हमने वो चीटिंग वाला पढ़ा उसमें क्या दिया था कि मिनिमम 3 ईयर्स, तो ऐसे है डिफरेंस, आपको याद रखना चाहिए। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंस मे एक्सटेंड टू 50 लाख। ठीक है, ये वैसे डेटा एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है, कंज्यूमर्स के राइट्स क्या क्या हैं? राइट टू सेफ्टी, है ना, कि पता चला आप प्रेस ले आए और जल गया अगले दिन। राइट टू चूज़, उसको क्या सही क्या गलत है। राइट टू बी हर्ड, उसकी कंप्लेन आप सुनिए। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर कोई कंप्लेन है, कोई नहीं सुन रहा है तो उसको कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सके। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक, बेसिक सिंपल चीज़ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, ये देख के आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो रिलेटेड न्यूज, CCPA इश्यूड एडवाइजरी ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़। अभी अगर आप IPL देख रहे होगे, मतलब मैं तो IPL देखता हूँ मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता है, मतलब उसमें इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इतने
मतलब जिनको लोग आइडियलाइज करते हैं, मतलब आइडलाइज करते हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रमोट गैम्बलिंग ऐप, बेटिंग ऐप्स, है ना, गुटखा पान मसाला. एंड आई डोंट सी वेयर आवर कंट्री इज़ गोइंग और व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव. अरे ऐसा करके जीडीपी बढ़ भी गया तो क्या कर लोगे भैया. मतलब ट्रेडिंग और शेयर मार्केट से ज़्यादा, डीमेट अकाउंट से ज़्यादा हमारे यहाँ ये बेटिंग ऐप्स पे अकाउंट बने हुए हैं. और हर बेरोज़गार युवा यही सपना देखता है कि मैं इस पे कुछ तो है, ड्रीम 11 Win11 करके करके मैं पैसे बना लूँगा, करोड़ों जीत लूँगा. मतलब इट इज़ इंस्टिलिंग देम विद द फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉल्स थिंग्स एंड दे डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क. उनको लगता है मैच देखते रहो, पैसे लगाते रहो, एक दिन करोड़पति बन जाओगे. एंड दिस इज़ सो डेंजरस फॉर अस एज ए कंट्री. ठीक है. एंड इट मतलब मुझे इसका जेन्युइनली हर्ट होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेके मैं आपको बता रहा हूँ. बट एनीवे कभी डिस्कस करेंगे, अभी तो पढ़ाई करते हैं. चलो. एडवाइजरी एम्फसाइज प्रोविजन ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब प्रमोशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़, आप उनको मत करो. रीजन फॉर एडवाइजरी कि जो बहुत सारे लोग थे वो इलीगल बेटिंग और गैम्बलिंग पे करते. अब ये क्या करते हैं कि जो बेटिंग का जो ऐप है ना उसको कहते हैं नहीं जी ये तो स्किल का है, विंजो और पता नहीं कौन कौन सा चीज़ आग रखी हैं. तो बहुत लोगों ने लाइफ गंवाई है इस पे. आई नो सम एग्जांपल्स पर्सनली. सो प्लीज़ डोंट इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़ और इफ़ समवन इज़ डूइंग इट पुल देम आउट एज फास्ट एज यू कैन. तो स्टेटस ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग ये हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि एंट्री 34 और 62 में मेंशन है कि बेटिंग एंड गैम्बलिंग शुड बी स्टेट सब्जेक्ट. ठीक है. चलो इसमें क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन अर्सवाइल, चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इश्यूड एडवाइजरी फॉर दिस इंक्लूजिंग ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है. अब यही मिनिस्ट्री उसको एंडोर्स भी कर रही है. मतलब ये दोगलापन समझ नहीं आता मुझे, बट एनीवे चलो स्टार्ट. थोड़ा मैं बहक गया. FCRA है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है, कुछ जो NGOs थे उन पे मेलिशियस एक्टिविटीज़ के लिए सिकंजा कसा है कि जो उनके पास फॉरेन फंडिंग आ रही थी दे आर बीइंग यूज्ड फॉर द नॉन डेवलपमेंटल पर्पज़ एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़. सो FCRA इंपॉर्टेंट बन जाता है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स डोनेशन ट्रांसफ़र रिसीव्ड ऑफ एनी आर्टिकल फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज. ठीक है. नाम से क्लियर है. FCRA इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये आपको याद रखना है. एंड सपोर्टेड बाय IB, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो. ये याद रखना आपको कि IB प्लस, पिन चेंज कर लेता हूँ, IB प्लस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस FCRA टुगेदर. ठीक है. मेजर प्रोविजंस क्या क्या हैं कि चलो, प्रायर परमिशन टू रिसीव फॉरेन फंड्स इज़ थ्रू रजिस्ट्रेशन विथ मैंडेटरी आधार सबमिशन. कि मतलब NGO के जितने भी ऑफिस बियरर हैं उन सब का आधार लगेगा और रजिस्टर करोगे, देन यू कैन रिसीव द फंड्स फ्रॉम द NGO. ठीक है. प्रोहिबिट्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन फंड्स, रेफर इमेज, कौन कौन नहीं ले सकता फॉरेन फंडिंग. इलेक्शन में जो खड़ा हुआ है, जज और गवर्नमेंट सर्वेंट. ठीक है. जर्नलिस्ट जो न्यूज़पेपर या मीडिया कवरेज करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज और द ऑफिस बियरर्स, ऑर्गेनाइजेशन इन पॉलिटिकल नेचर. ठीक है. बेसिक सिंपल है कि जो हमारी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट कर सकती हैं चीज़ें या हमारी इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकती हैं, वी डोंट अलाउ फॉरेन कंट्रीब्यूशन देयर. ठीक. FCRA अकाउंट एक स्टेट बैंक होगा, न्यू दिल्ली में डेजिग्नेटेड होगा, वहीं पे आप खोल सकते हो. ठीक है. और कोई भी फंड डिपॉजिटेड इन कांट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन और NGO. ठीक है. सिर्फ जिस NGO के नाम पे आया है वही उसको यूज़ कर सकता है फॉर देयर पर्पज. ठीक है. और जो ये आपको लाइसेंस मिलेगा FCRA से फ़ंड रिसीव करने का, दैट इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर और आपको 5 साल के बाद रिन्यू कराना होगा. ठीक है. अभी बहुत सारे NGOs इस चीज़ में धरे गए थे कि उन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया था, एक्सपायर हो गया था. विदिन 6 मंथ आपको रिन्यू कराना है. अब दूसरी चीज़ जो आई है वो सबसे बड़ी चीज़ ये आई हुई है कि जस्ट छींक बहुत आ रही है यार. चलो हाँ, तो जो पहला इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस था वो उसको 20% पे कैप कर दिया. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होता है, जैसे NGO ने कुछ कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करानी है और उसका जो मीटिंग है वो ताज होटल में रख दिया, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में लेट से 100 रुपये लगने थे तो 60 रुपये तो बस ताज में चले गए उनके मज़े करने में. तो वो चीज़ को कैप किया है कि 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है. इट इज़ गुड थिंग. और उनको कंपलसरी फाइलिंग करनी है अपने एनुअल रिटर्न्स की, है ना. चलो ये तो सबको ही करनी चाहिए. एनीवे, पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023
एज सच इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने लायक आया नहीं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट थोड़ा बहुत जो है वो देख लेते हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज विल बी अपॉइंटेड एज हेड इंडिया पोस्ट। ठीक है, इंडियन पोस्टल सर्विस होती है क्या? मतलब अगर आपको पता है तो बताना, मुझे लगता है कि नहीं होती। मतलब जो हमारी वो कैटेगरीज होती हैं IPS, IAS, IRS, IFS वाली, उसमें क्या इंडियन पोस्टल सर्विस होती है? आई एम वेरी क्यूरियस, आई विल चेक आफ्टर दिस। ठीक है, DGPS विल हैव पावर टू मेक रेगुलेशन ऑन मैटर्स सच एज चार्जेस फॉर सर्विसेज, सप्लाई एंड सेल, पोस्टेज स्टाम्प्स, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, पावर टू इंटरसेप्ट पोस्टल आर्टिकल, इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी, पोस्ट ऑफिस विल नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी विद रिगार्ड टू इट्स सर्विसेज एक्सेप्ट सच लाइबिलिटी एज मे प्रिस्क्राइब विद द रिगार्ड टू सर्विसेज। ठीक है, अगर आपका कुछ टूट जाता है, कुछ फूट जाता है, कुछ खो जाता है, तो इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। देर आर नो पीनल प्रोविजन प्रिस्क्राइब्ड इन दिस एक्ट, कोई पेनल्टी नहीं है किसी के ऊपर। पोस्टल सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा क्या था? थोड़ा सा ये अपना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। लॉर्ड डलहौजी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एज सेपरेट। ठीक है, और ये चीज़ दिया हुआ, जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ कोलकाता वाज द फर्स्ट साइट ऑफ फोर्ट विलियम। ठीक है, चलो याद रख लेते हैं ये। स्टार्ट करते हैं 6। चलो ठीक है, हमारा 1 to 5 कल हो गया था, 6 आज हो गया, 7 और 8 फिनिश करते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना हो तो ले लो, क्योंकि मैं लेने जा रहा हूँ। 40 मिनट हो गया, और अगर आप 2x पे देख रहोगे तो 25-30 मिनट में फिनिश कर जाओगे, इतना ही और बचता है। ठीक है, चलो सी यू इन द बिट। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपना है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैचुरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ पे। ठीक है, सो सबसे पहले NHRC पे आया है। NHRC के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो अभी हम अपना PYQ वाला सीरीज़ कर रहे थे, बट इसमें भी मैं पढ़ा दूंगा अगर आपने वो नहीं देखा है, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड गो एंड डू दैट। ठीक है, अभी जो अपना ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने जो NHRC इंडिया है उसको ख़राब रेटिंग दी है, उन्होंने डिफ़र कर दिया है फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो। ठीक है, तो एक्रेडिशन ऑफ NHRCI मतलब कि इसका रिकग्निशन इंपॉर्टेंट बन जाता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इसको A स्टेटस मिला था 1999 में, फिर इसको A स्टेटस मिला 2017 में, बट उसके बाद से इनका जो एक्रेडिशन है वो डिफ़र होता जा रहा है, क्योंकि इनमें कहा जा रहा है कि लैक ऑफ डिवर्सिटी इन स्टाफ, लीडरशिप एंड सफिशेंट एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं ये। ठीक है, तो ये जो है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। सो दिस कुड बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़। ठीक है, तो इसने जो है हमारे NHRCI की जो रेटिंग है वो डाउन कर दी है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, कैसे बना हुआ है। ठीक, हाँ, तो जो कहाँ था मैं, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन जो है वो इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज ए इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी, और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप 120 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इसकी एक सब कमेटी ऑफ एक्रीडेशन है जो कि बहुत सारी NHRCs को, मतलब जो अलग अलग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है कंट्री में, उनको एक्रेडिट करती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड गिविंग क्रेडिट। ठीक है, SCA comprises 1A status institution from each of the 4 GA NHRI regional groupings. So इसकी 4 रीजनल ग्रुपिंग है, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, पैसिफिक एंड यूरोप। ठीक, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया एंड पैसिफिक एंड यूरोप। ईच ऑफ द 4, तो 1 2 3 4 5 कैसे दे दिया यार, 4 लिखा है तो 5 दे दिया। ठीक है, यहाँ मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ, मतलब मैं जब इसको मार्क किया था मैंने डिटेल में नहीं देखा था, बट अभी पढ़ाते समय थोड़ा देख रहा हूँ। तो इसमें जैसे जब हमारे इंडिया को A स्टेटस मिला था, सो दिस कुड हैव बिकम ऑन दिस कमिटी, मतलब इस कमेटी का मेंबर हो सकता था, बट अब नहीं है। ठीक है, अब NHRC के बारे में पढ़ लेते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और स्टैचुरी बॉडी है, स्टैब्लिश अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, और 2006-2019 में अमेंडमेंट किया गया है इसका। और दिस डिफाइंस ह्यूमन राइट्स टू लाइफ वगैरह वगैरह। ठीक है, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंटरनेशनल कन्वेंशन। देखो दोनों चीज़ों का प्रोटेक्शन देता है ये, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और इंटरनेशनल कन्वेंस में है। ठीक है, और अब इसमें अपॉइंटमेंट क्या होता है, इसके चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन। ठीक है, अब इसके चेयरपर्सन मेंबर की डिटेल यहाँ पे दी गई है, बट इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो करता कौन है। ठीक है, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर इज़ हेड ऑफ दैट कमिटी जो अपॉइंटमेंट करती है। उसमें 6 लोग, टोटल 7 लोग होते हैं आई थिंक। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है,
मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ से 2 आ गए, एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। सो 1 2 3 और 2 यहाँ से 5 6, टोटल 6 लोग होते हैं, ठीक है, 6 मेंबर टोटल, ठीक है। और जो टेन्योर होता है वो चेयरपर्सन का 3 ईयर्स होता है या फिर 70 ईयर्स, ठीक है। चेयरपर्सन्स एंड मेंबर्स आर अपॉइंटमेंट, मतलब इनको रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। रिमूवल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इन प्रूवन मिसबिहेवियर कैपेसिटी ऑफन कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है विद सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन से। पावर क्या क्या है इनकी? इट हैज़ ऑल द पावर ऑफ सिविल कोर्ट ट्राइंग टू सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। समनिंग एंड इन्फोर्सिंग, ये याद रखना है कि समनिंग कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है, विटनेसेस बुला सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को डिस्कवर कर सकता है, एविडेंस रिसीव कर सकता है, एनी पब्लिक रिकॉर्ड को रिक्वेस्ट कर सकता है ना, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट। तो इस तरह के जो सिविल कोर्ट के पावर हैं वो इनके पास होते हैं, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन क्या होता है, मतलब एनएचआरसी में जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होंगे उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी। तो चेयरपर्सन 2 तरीके के हो सकते हैं, मतलब 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो रिटायर्ड सीजीआई हो या फिर जज हो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। 5 फुल टाइम मेंबर होंगे, रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक। 3 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम पर्सन हैविंग नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, और ये इंपॉर्टेंट है कि वन ऑफ हुम शैल बी अ वुमेन, ये याद रखना आपको, ठीक है। और 7 डीम्ड मेंबर होंगे, चेयरपर्सन ऑफ वेरियस नेशनल कमीशंस, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस, पीडब्ल्यूडी, एससी एसटी, चाइल्ड राइट एंड वुमेन, ठीक है। तो 7 यहाँ से, 5 यहाँ से और 1 अपना चेयरपर्सन होगा, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है इनके, सिंपल, नाम से क्लियर है, इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट वायलेशन, इंटरवीन इन प्रोसीडिंग इन्वॉल्व ह्यूमन राइट वायलेशन, विजिट एनी जेल इंस्टीट्यूशन, ये देखो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये जेल इंस्टीट्यूशंस को भी विजिट कर सकते हैं। रिव्यू लॉ एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, रिव्यू फैक्टर्स इंक्लूडिंग फैक्ट्स एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो सीबीआई के बारे में आए, ईडी सीबीआई हमेशा से न्यूज़ में रहता है फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड यूनियन ऑफ इंडिया अपहेल्ड दैट मेंटेनेबिलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सूट अगेंस्ट यूनियन ओवर रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन केसेस बाय सीबीआई डिस्पाइट रिवोकेशन ऑफ जनरल कंसेंट। देखो क्या है कि जो सीबीआई है वो उसका मतलब वो ऑल इंडिया में कहीं पे भी किसी केस में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, बट उनको जब वो इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं किसी भी केस को, अगर सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उन्हें ना स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर उनके पास ये परमिशन नहीं है तो दे कैन नॉट गो। तो कभी कभी क्या होता है कि सीबीआई खुद ही मतलब ऐसे इंटरवीन करने की कोशिश करती है, तो सेंटर और स्टेट में इस चीज़ को लेकर झड़प चलती रहती है। तो अब सीबीआई न्यूज़ में है, पढ़ लेते हैं उसके क्या है। इट फाइल्ड अंडर आर्टिकल 131 स्टेट एक्यूज्ड यूनियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच and violation of federalism by unilaterally employing CBI without its state's prior consent, ठीक है। तो मतलब स्टेट का प्रायर कंसेंट चाहिए अगर आप सीबीआई को किसी केस में डाल रहे हो तो। आर्टिकल 131 डील्स विद सुप्रीम कोर्ट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, क्या है, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, सेंटर और स्टेट के बीच का जो डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी ज्यूरिसडिक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट, जैसे ओरिजिनल हो गया, अपलेट ज्यूरिसडिक्शन हो गया, और भी 2-3 तरह के ज्यूरिसडिक्शन है जो कि हमारे लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, ठीक है, तो वो पढ़ लेना। अब सीबीआई के बारे में क्या बोल रहा है कि इसका जेनेसिस कब हुआ। जो संथानम कमेटी थी इन्होंने इसका रिकमेंडेशन किया था कि इसको करप्शन कम करने के लिए आप सीबीआई जैसा एक विंग बनाओ। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस, ये मिनिस्ट्री याद रखनी है आपको, ठीक है, तो ये बिकम्स इंपॉर्टेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि जो ये बॉडी है सीबीआई जो है वो नॉन स्टैचुरी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टाइप से है ये, ठीक है। बट जो ये गवर्न होती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1946 से गवर्न होती है। प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ठीक है। मोटो क्या है, इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटेग्रिटी, ठीक है, सॉरी। चलो विजन क्या है इनका, कॉम्बैटिंग करप्शन, साइबर क्राइम, हाई टेक्नोलॉजी क्राइम एटसेट्रा, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या होता है ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एक डायरेक्टर होगा, असिस्टेड बाय स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी इंस्पेक्टर
फलान ढेम का, बहुत सारे लोग हैं इसमें, ठीक है। पैनल दैट सेलेक्ट सीबीआई चीफ, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो सीबीआई का चीफ होगा उसको कौन सेलेक्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। पीएम, सीजीआई प्लस अपोजिशन का लीडर, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक। अब इनका जो टेन्योर वगैरह है वो क्या होगा? प्रेसिडेंट प्रोमलगेटेड 2 ऑर्डिनेंस टू एक्सटेंड टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स अप टू 5 ईयर्स। ये आया था, इस पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बवाल हुआ था। तो पहले दो साल का इनका टेन्योर होता था, अब नाउ इसको ऑर्डिनेंस से एक्सटेंड करके इन्होंने 5 साल का कर दिया, ठीक है। जनरली दे वर गाइडेड बाय दिस दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, मतलब प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसको ऑर्डिनेंस से इन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। टाइप ऑफ केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई, एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस, स्पेशल क्राइम एंड सुओ मोटो, ये सुओ मोटो भी ले सकते हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। कंसेंट ऑफ स्टेट, सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केस, हर केस में इनको अप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन 6 ऑफ डीएसपी एक्ट एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट टू गिव और डिनाई कंसेंट, मतलब मेरी मर्जी, मैं दे सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। और एक बार इनको कंसेंट मिल गया सो फ्रेश परमिशन नहीं लेना पड़ेगा अगर इनको नया उसी केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करते रहना है, ठीक है। चलो, लोकपाल क्यू न्यूज़ में है। रिसेंटली लोकपाल इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड इंक्वायरी विंग अंडर सेक्शन 11 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। लोकपाल क्या है? ये एंटी करप्शन ऑब्डुस्मान एट सेंट्रल लेवल बनाया गया है, ठीक है। सेंट्रल लेवल ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, लोकपाल इज एट सेंट्रल लेवल, ठीक। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एआरसी ने रिकमेंड किया था कि आपको लोकायुक्त बनाना चाहिए, लोकायुक्त एंड लोकपाल बनाना चाहिए। अब लोकपाल जो है वो सेंट्रल लेवल का है और जो लोकायुक्त है वो स्टेट लेवल का है। द स्ट्रक्चर इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द ऑल स्टेट, मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। लोकायुक्त अपॉइंटमेंट जनरली बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, समझ आता है, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन स्टेट असेंबली। चलो, कंपोजिशन ऑफ लोकपाल क्या होगा? लोकपाल जो सेंट्रल पे है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन हु इज और हैज़ बीन सीजीआई और हैज़ बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो लोकपाल का चेयरपर्सन होगा वो या तो सीजीआई रह चुका हो या सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो, एंड 8 मेंबर्स विद 50% बीइंग जुडिशियल मेंबर एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और बाकी के 50% जो होंगे वो शायद एमिनेंट ज्यूरिस्ट या जिनको थोड़ा नॉलेज हो इस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। चलो, जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष वॉज द फर्स्ट लोकपाल एंड जस्टिस एएम खानली इज करेंट लोकपाल, ठीक है। नाम तो वैसे नहीं पूछता है यूपीएससी, बट चलो ठीक है। चेयरपर्सन एंड मेंबर शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। अब सिलेक्शन कमिटी का जो कंपोजिशन होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। द टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 ईयर्स, ये याद रखना आपको, फ्रॉम द डेट ऑन विच एंटर्स अपॉन ऑफिस अंटिल द अटेन एज ऑफ 70 ईयर्स, तो 5 और 70 वाला इसमें कंपोजिशन है। ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस चेयरपर्सन एवरी मेंबर शैल बी इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब आपको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा अगर आपका एक बार 5 साल या 70 साल हो गया। अब देखो, कहीं कहीं रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, कहीं कहीं नहीं है, तो आपको दिमाग से लगा के ये सोचना, जैसे कि लोकपाल और लोकायुक्त जैसी चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं कि सीरियस ऑफेंसेस में लोगों को इन्वेस्टिगेट करती हैं। अगर इनको आप लालच दे दोगे ना कि भाई नहीं 5 साल बाद भी आपको जॉब मिलेगी, तो ये हो सकता है कि उस समय जो गवर्नमेंट हों, जो ऑफिशियल्स हों, उनके फेवर में काम कर दें। अगर आपने इनको बोल दिया कि भाई 5 साल बाद तो जॉब जाएगी तेरी, तुम अच्छा काम करो बुरा काम करो, यू विल नॉट बी रीअपॉइंटेड, तो ये लोग शायद आई डोंट नो, शायद ये मर्जी से काम करें अपने, है ना, खुल के काम करें, तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो आप इस चीज़ों पर। हाउएवर, अगर जो मेंबर है, अगर उसका भी जैसे 5 साल का टेन्योर है, अभी 2 साल 3 साल ही हुआ, तो उसको चेयरमैन बनाया जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक, नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। कंपोजिशन क्या होता है अपनी जो सिलेक्शन कमेटी का? सबसे पहली तो सिलेक्शन कमेटी जितने भी हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज अ चेयरपर्सन। उसके बाद स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा के स्पीकर जो होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए जज अपॉइंटेड बाय सीजीआई। 1 एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है, यहाँ पे भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट अलाउड है। चलो, 2 विंग्स ऑफ लोकपाल के 2 विंग हैं, एक जो इंक्वायरी करता है, एक जो प्रोसिक्यूशन करता है। इंक्वायरी कंडक्ट से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू ऑफिसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, सबमिट्स द इंक्वायरी रिपोर्ट टू लोकपाल विद इन 60 डेज, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको 60 डेज के विद इन ही सबमिट करना है, ठीक है। हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी लोकपाल एंड डायरेक्टेड असिस्टेड बाय 3 सुपरिटेंडेंट पुलिस
किसी को IPS में हो तो देख लो, आपको ED CBI में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। SP जनरल, SP इकोनॉमिक बैंकिंग, SP साइबर, ठीक है। ईच SP विल बी, ठीक है, समझ आता है। हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है, समझ गया। प्रोसिक्यूशन बिंग हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन किसका किसका कर सकते हैं? पब्लिक सर्वेंट इन रिलेशन टू एनी कंप्लेंट, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फाइल ए केस बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बिफोर स्पेशल कोर्ट एंड प्रोसिक्यूट पब्लिक सर्वेंट इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस दिस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया नहीं हुआ। पावर्स ऑफ लोकपाल क्या है? सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे कि CBI हो गया, इंक्लूडिंग CBI फॉर केसेस रिफर्ड टू देम बाय लोकपाल, तो ये सुपरिंटेंडेंट मतलब सबसे ऊपर है ये। इश्यू अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। पावर अंडर सिविल प्रोसीजर कोड है, इसको ये भी है। सर्व एज ए फाइनल अपलेट अथॉरिटी टू रीड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज बाय एनी पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, ये याद रखना आप। सर्व्स एज ए फाइनल अपलेट अथॉरिटी फॉर रीड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज by any public authority in case where decision contains corruption फाइंड अंडर PCA, मतलब कि करप्शन बाय पब्लिक सर्वेंट से लेके कोई भी अगर ऐसा मैटर है तो उसका जो हाईएस्ट अपलेट अथॉरिटी होगी वो होगी अपना लोकपाल, ठीक है। चलो, और इसमें जो दिया हुआ है ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या होगा इनका, देखो बहुत भारी ज्यूरिसडिक्शन है। प्राइम मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर, ग्रुप ABCD के गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, कोई सोसाइटी जो 10 लाख से ज़्यादा के कंट्रीब्यूशन अगर इसको मिल रहा है, ठीक है, और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल के चेयरपर्सन, मेंबर्स, ऑफिसर्स, इन सबको ये प्रोसिक्यूट कर सकता है, ठीक है। चलो, अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो न्यूज़ में है, जैसे NCBC है ना, रिव्यूइंग स्टेट लिस्ट ऑफ, तो NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने बना दिया था आर्टिकल 338B में, है ना, 102nd अमेंडमेंट एक्ट करके। ये क्या करता है? वही NCBC ऑन ऑल मेजर पॉलिसी अफेक्टिंग राइट्स ऑफ OBCs अदर बैकवर्ड क्लासेस। कंपोजिशन क्या क्या है? चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। सर्विस कंडीशन ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। दे हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। अब पावर ऑफ सिविल कोर्ट को ही लेके अभी सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिक्कत चल रही है। ड्यूटीज़ क्या है? इन्वेस्टिगेट करो, इंक्वायरी करो अगर कोई कंप्लेन आई है, और such other functions in relation to advancement of OBC as president may by rule specify, annually present report to the, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये करेंगे रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब मुझे कैसे पता ये इंपॉर्टेंट बनता है? PYQ है ना, PYQs में आया हुआ है कि कौन सी कमेटी जो है प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है, नहीं करती। CAG को लेके आता है कि CAG प्रेसिडेंट को देगा, फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री PAC को देगी, है ना, कौन सी है? PAC को ही देती है, फिर वो फिर पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। इस तरह से प्रोविज़न है कुछ, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो रिपोर्ट्स का जो हायरार्की होता है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। चलो, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। अभी क्या हुआ कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ये बोला कि जो NCSC है इज़ नॉट एम्पावर टू इन्वेस्टिगेट और इश्यू एनी डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ सिविल और क्रिमिनल कोड, ये आ गया, ठीक है। अब NCSC के बारे में दिया हुआ है कि NCSC क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि NCSC जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, अंडर आर्टिकल 338, ठीक। कंपोजिशन चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर क्या है इनका? देखो टेन्योर इनका थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे बाकियों से। इनका टेन्योर क्या है कि 3 साल है एंड नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, मतलब 2 बार तो रीअपॉइंट हो सकते हैं बट 2 बार से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, थोड़ा अलग लगा मुझे। इन्वेस्टिगेट मॉनिटर ऑल द मैटर रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एक्सेट्रा, डिप्रिवेशन राइट्स एंड सेफगार्ड, तो ये तो पता ही है। UPSC, वाह, हमारा और आपका फेवरेट कमीशन। चलो, अभी क्या हुआ कि UPSC के चेयरमैन ने, मतलब 6 साल का उनका टेन्योर होता है, उन्होंने 1 साल पहले, मतलब 5 साल पहले रिज़ाइन कर दिया। दिस बिकम्स अ बिग कंसर्न अबाउट इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 315 UPSC हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट 6 और 65 का मामला होता है। एलिजिबिलिटी हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स आइदर अंडर द गवर्नमेंट या अंडर द किसी गवर्नमेंट, उसके फर्दर एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं मिलेगा, आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट, वही 3 रीजन, अनसाउंड माइंड, एडजर्ज, इंसॉल्वेंट वगैरह वगैरह, ठीक है, तो याद रखना आपको। स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन जब हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ा था तो उसमें मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया था, फिर से पढ़ा देता हूँ। क्या हो गया यार, पढ़ते रहोगे, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अच्छा है ना। 2-4-6 चीज़ें ही अच्छे से पढ़नी है, उसी से हो जाएगा आपका। 243 आई, 73 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया,
इसका काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट, ग्रांट इन एड, है ना। ऑल्सो 243Y को भी ऐड किया गया था 74th में, तो म्यूनसिपाल्टीज़ को फंड्स डिवॉल्व करने के लिए, ठीक है। CVC के बारे में आया है ना। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC ने अभी अपना एनुअल रिपोर्ट रिलीज किया है। हाईलाइटेड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट सेक्टर वाइज करप्शन कंप्लेंट, है ना, कि कौन कौन से कहाँ से करप्शन कंप्लेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो CVC के बारे में, इट इज़ ए स्टैचुरी बॉडी, ठीक है, स्टैचुरी बॉडी आपको याद रखना है। वही संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन से ये बना था। स्टैचुरी राइट बाद में मिला। 3 मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर, अच्छा, एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होगा, एक 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे, वही प्रेसिडेंट करते हैं। हाई पावर्ड कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ PM, यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो अपॉइंटमेंट में देखो हमेशा PM ही चेयर करते हैं, होम मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। रोल क्या है? सुपरवाइज करना, विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन करना, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन पे। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना अगर कोई करप्शन की कंप्लेन आई तो। ओवरसी करना फंक्शन ऑफ दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट, मतलब CBI का जो फंक्शन है उसको ओवरसी करना भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर आता है, ठीक है। लॉ कमीशन, अभी ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि अभी 23rd लॉ कमीशन आया है और अपने 51st CGI भी आए हैं, तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है, फॉर ए 3 ईयर टर्म। चलो, 23rd लॉ कमीशन मैंडेट क्या है? रिव्यू एंड रिकमेंड लीगल रिफॉर्म्स। कॉम्पोजिशन, फुल टाइम चेयरपर्सन 1+4 है, एक चेयरपर्सन, 4 मेंबर्स एंड एडिशनल एक्स ऑफिशियो एंड पार्ट टाइम मेंबर्स। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं दिएगा, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1834 बाय गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट दिस। द फर्स्ट लॉ कमीशन एंड इट वॉज श्री MC सेटलवाद, ठीक है, चेयर्ड बाई दिस। तो 1955 में फर्स्ट लॉ कमीशन बना था और जो चेयरमैन थे इसके वो MC सेटलावाद करके थे, ठीक है। और ये नॉन स्टैचुरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, तो मतलब ये काइंड ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी टाइप की होगी, ठीक है। एम क्या है? रिफॉर्म करना, मैक्सिमाइज जस्टिस। फंक्शन, कंडक्ट रिसर्च वगैरह वगैरह, ठीक है। नीति आयोग हमारा आपका फेवरेट आयोग। तो नीति आयोग हैज सेलिब्रेटेड 10 ईयर्स, 2014 में बना था, 2015 में बना था ना, हाँ 2015 में बना था बाय रेजोल्यूशन ऑफ, वही ये भी है नॉन स्टैचुरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कंपोजिशन क्या है? चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर जो होंगे इसके चेयरमैन होंगे। गवर्निंग काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर, CM ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड UT। लेजिस्लेचर, है ना, लिeutenant गवर्नर ऑफ अदर UTs, है ना, LG आएंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन होंगे अभी आगे देखेंगे। वाइस चेयरपर्सन एक होगा, नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स होंगे और नीति आयोग के स्पेशल इन्वाइटीज भी होंगे, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होंगे? 4 मेंबर, जिनको कौन नॉमिनेट करेगा? अपना प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से आएंगे, ठीक है। स्पेशल इन्वाइटीज में वही जो एक्सपर्ट हैं, जो जिनको नॉलेज है, साइंटिस्ट वगैरह हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, इस तरह के लोग, ठीक है। रीजनल काउंसिल भी बने हुए हैं इसके, मोर देन 1 स्टेट और रीजन में बनाए जा सकते हैं। CEO जो होगा नीति आयोग का CEO, इट इज़ अपॉइंटेड बाय PM फॉर ए फिक्स टेन्योर, और उसका जो रैंक होगा सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ट्विन मैंडेट क्या है? एडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्रमोट कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये याद रखना है आपको कि व्हाट आर द ट्विन गोल ऑफ नीति आयोग, ठीक। रिपोर्ट, SDG इंडिया इंडेक्स, नेशनल MPI, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स वगैरह वगैरह, ठीक है। ये 7E रिपोर्ट याद रखना आपको, 7ही रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक। अबे मिट कैसे गया, ठीक है। चलो, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, अब देखो ये आया है तो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, दे आर स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। तो याद है जब हम अपना ये आई थिंक इकोनॉमी वाला PY को जब कर रहे थे ना, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारा पढ़ाया हुआ है कि कौन सी एजेंसी जो हैं वो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं। जैसे अपना कौन कौन सा था यार, वर्ल्ड बैंक हो गया, चलो ये तो UN के वो होंगे, तो दिखा देता हूँ क्या, इकोनॉमी PY का ये रहा। हाँ देखो, जैसे FAO हो गया, ILO हो गया, IMO हो गया, ITU हो गया, है ना, WHO हो गया, WIPO हो गया, WMO हो गया, तो ये सब UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पढ़ लेना, ठीक है। चलो,
तो ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, आईटीओ और यूपीओ, ठीक है। इनका जेनेसिस याद है, सारी चीज़ें बर्न स्विट्ज़रलैंड में ही रह रही हैं, तो इसको भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये ट्रीटी ऑफ बर्न से आई थी, इसलिए बर्न और स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया इसका पार्ट है, ऑफ कोर्स। ये दिया नहीं हुआ है ना, ये है ना, इंडिया इज़ वन ऑफ द इट्स ओल्डेस्ट मेंबर। आईटीयू जो है वो ओल्डेस्ट है, यूपीयू जो है वो सेकेंड ओल्डेस्ट है, ठीक है। और मेंबर 192 कंट्री, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन नाम, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन इन न्यू उसमें भी कवर्ड है, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बोला था ना कि ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ वगैरह मैं कवर नहीं कराऊंगा, सो कुछ तो वो इसी में कवर हो जाएंगे अपने में, बाकी कुछ जो है वो आप अपने आप से कर लेना, ठीक है। चलो, तो हमने अपना अब लास्ट बचा हुआ है सिर्फ 8th, है ना, 7 तक हम ख़त्म कर चुके हैं। चलो, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, थोड़ा सा ब्रेक आप भी लो, उसके बाद आके इसको फिनिश करते हैं। तो इसमें वही है, गवर्नेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे आरटीआई हो गया और बहुत सारे क्या क्या है, एक बार देख लेते हैं ना। आरटीआई पे है, आधार पे है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे है, मिशन कर्मयोगी जो आप लोग को करना पड़ेगा जब आप लबासना से निकलोगे, तो ग्रीवांस रिडक्शन मैकेनिज्म, जन योजना अभियान, ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज़, ठीक है थोड़ा कुछ जानने लायक है। कैंटोनमेंट बोर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है, पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ है, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा रटने को नहीं है, एक बार आप मेरे साथ कथा सुन लोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो, मैं स्टॉप करता हूँ अभी, फिर स्टार्ट करेंगे इसको और फिनिश करेंगे आज, ठीक है। 20-22 मिनट का और होगा तो 1.5 घंटा में ख़त्म हो जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात किया हुआ है, स्टार्ट करते हैं आरटीआई से, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो अच्छा, कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, सॉरी मैं कहीं खो गया था। आरटीआई 2005 में आया, 2025 में इसका 20 साल होने वाला है, तो इसलिए इसको दिया गया है। तो जून 2005 में आया, अक्टूबर 2005 में आया, इन्फोर्स हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटीज़ को एक्सेस का मतलब पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए आरटीआई आया हुआ था। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है, ये याद रखना आपको, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, मिनिस्ट्री याद रखना है आरटीआई को, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है इसकी, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है? जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसमें इसका मेंशन पाया जाता है, और बहुत सारे इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स, ठीक है। इंडिया इनेक्टेड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आरटीआई एक्ट 2005 जो है उसने रिप्लेस कर दिया था इस चीज़ को, ठीक। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अभी देखो ऐसे प्रीलिम्स से रिलेटेड जब आएगा मैं बताऊंगा आपको। राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया कि जो फंडामेंटल राइट है दैट इज़ राइट अंडर आर्टिकल 19, है ना। अभी जब ऊपर वो इंटरनेट शटडाउन की बात करते हैं उसमें भी आर्टिकल 19 आया था, तो वो आपको याद रखना है। अब जो इसके की प्रोविजंस हैं, है ना, दीज बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। चलो पढ़ते हैं। सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस टू ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन एंड एड्रेसेस अपील रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन मेंबर्स क्या होगा? एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनेगा, CIC, प्लस कुछ ICs होंगे नॉट एक्सीडिंग 10, ठीक है। एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट विल बी द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज़। तो जो रिकमेंडेशन कमिटी होगी उसमें कौन कौन होगा? PM एज ए चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM। तो इसमें टोटल 3 लोग होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो, CIC और IC का टेन्योर जो होगा वो 3 साल के लिए होगा, है ना, 3 मेंबर 3 टेन्योर। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस और स्टेट PIO इन एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड पर्सन रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। तो PIO के लिए भी इसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं, है ना। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है हर एक पब्लिक अथॉरिटी में होना चाहिए। राइट्स क्या क्या है? हर एक सिटीजन के पास होना चाहिए कि पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन सा है? हाँ, प्रोएक्टिव, अगर आप मतलब, और ये भी सेक्शन 4 ये भी कहता है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको खुद ही डिस्क्लोज कर दो इन्फॉर्मेशन, ताकि लोगों को आपसे ज़बरदस्ती मानने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। अप्लीकेबिलिटी क्या है? जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक अथॉरिटी जैसे ऑल अथॉरिटीज, बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, सारी बॉडी इसमें आ जाएंगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स गवर्नमेंट बॉडीज, स्टेट कंट्रोल्ड एंटिटीज
एंड एनजीओज फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल और स्टेट, ठीक है। तो अगर कोई एनजीओ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है अपने सेंटर या स्टेट से, इट इज़ ऑल्सो कवर्ड अंडर आरटीआई, ठीक है। रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली है, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर अंडर तमिलनाडु कोऑपरेटिव सोसाइटी आरंट द पीएज, ठीक है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इसने बाहर रख दिया, ठीक है। चलो एक एक्सेप्शन है, ये भी याद रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बोला था कि जो ऑफिसर ऑफ सीजीआई है इट इज़ ऑल्सो अ पब्लिक अथॉरिटी। सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम द आरटीआई क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। सेक्शन 8 क्या बोलता है? बहुत लोगों को एग्जेम्प्ट करता है कि आप इनके ऊपर आरटीआई नहीं लगा सकते, उनको पढ़ना जरूरी है। कौन कौन सी एजेंसीज हैं? जैसे सर्टिन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, है ना, रॉ, ईडी, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। ऐसा अगर आपने उनको रिसर्च का आरटीआई मांग लिया फिर उसको किसी को बेच दिया तो थोड़ा सिक्योरिटी थ्रेट रहता है। तो कौन कौन है जिस पे नहीं है? जैसे कि कोई चीज़ जैसे जो हमारी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को इम्पैक्ट कर रही है, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी रिलेशन इम्पैक्ट करेगी फॉरेन स्टेट के साथ, कोई ऐसी चीज़ जो लीड्स टू इंसाइटमेंट एंड ऑफेंस, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फॉरबिडेड बाई पब्लिश्ड एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड ट्राइब्यूनल, मेनली कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, जैसे कि आप किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एज आरटीआई में नहीं मांग सकते। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इंडेंजर्स लाइफ, किसी की लाइफ इंडेंजर हो सकती है उस इन्फॉर्मेशन से। कैबिनेट के पेपर्स, जो कैबिनेट कमेटी या कैबिनेट मीटिंग्स के जो पेपर्स होते हैं। इम्पीड्स इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपने मांग लिया जिससे कि ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। रिलेटेड टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वही राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन क्या है? लोअर कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग सूट्स और एप्लीकेशन। रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज स्टिल अनअफेक्टेड, ठीक है। तो हम प्रोविजंस क्या पढ़ रहे हैं अपना? आरटीआई एक्ट का। तो आरटीआई एक्ट में लोअर कोर्ट्स को बार किया गया हुआ है, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना रिट ज्यूरिसडिक्शन फॉलो कर सकते हैं। और की प्रोविजंस क्या है? टाइम फ्रेम, मतलब पेनल्टी तो चलो दी गई है, टाइम फ्रेम दिया गया हुआ है। पीआईओज जो होते हैं अपने पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, विद इन 30 डेज ऑफ द रिक्वेस्ट इनको देना है, और विद इन 48 आवर्स इफ द इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। सिटीजन्स कैन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीआईओज इफ रिक्वेस्ट दे आर डिनाइड एंड एडिक्वेटली, मतलब अपील का भी प्रोविजन है, ठीक। अमेंडमेंट आर्टिकल आरटीआई 2019 में अमेंडमेंट आया। देखो जब अमेंडमेंट होता है तो जनरली आरटीआई का पावर इन लोगों ने कम किया था, तो ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, बट ठीक है देखते हैं। इट एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब टर्म सैलरीज अलाउंसेज, मतलब आपने उनका जो इंडिपेंडेंस था वही छीन लिया, ठीक है, तो ये गलत है। डीपीडीपी में इन्होंने सेक्शन 81J ऑफ आरटीआई को एग्जेम्प्ट किया, तो सबसे पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ विल डिसाइड टर्म सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द टर्म्स ऑफ सीआईसीज एंड आईसीज, मतलब जो हमारे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, उनका टर्म सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सो नाउ दिस ब्रीचेस देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है। और जो डीपीडीपी एक्ट 2023 आया, इसने भी अमेंड किया है सेक्शन 81J ऑफ आरटीआई, एंड दिस एग्जेम्प्ट ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, है ना। तो इसने जो सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आरटीआई के तहत आप किसी का भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं सकते। जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, डीएम ऑफिस में बैठा है, खुद डीएम है, आप उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हो, या आप उसके या कुछ भी ऐसा जानना चाहते हो दैट कैन बी पर्सनल इन नेचर, तो वो आप नहीं ले सकते। इवन दो वो पब्लिक ऑफिसर है, इवन दो वो पब्लिक ऑफिस में काम कर सकता है, बट आप उनका पर्सनल डेटा नहीं ले सकते। सो दिस बिकम्स अ वाइड रेंज, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन इस बेस पे डिनाई की जा सकती है कि नहीं ये तो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, या उसने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, किसके साथ काम किया, किसके साथ उठा बैठा। सो दीज आर वेरियस थिंग। चलो आधार पे न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला कि जो आधार है दैट कैन नॉट बी अथॉरिटी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ऑल्दो आप इसको यूज़ कर सकते हो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, बट इसको एज ए प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं यूज़ कर सकते। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, है ना, डेट ऑफ बर्थ के लिए अभी आप देखो ना 10th का सर्टिफिकेट लगता है हर जगह, तो इसका मतलब आधार वैसे भी नहीं वैलिड है, ठीक है। तो आधार क्या है? इसमें 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हमें पता है। दिस कैन ऑल्सो बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाई UIDAI, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार आधार कार्ड मिल गया तो फिर डन है, डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है।
रैंडम नंबर, इट डज नॉट कैप्चर डिटेल लाइक कास्ट, रिलीजन, इनकम, हेल्थ, जोग्राफी एटसेट्रा, ठीक है। ऑल दो सर नेम रहता है तो कास्ट वगैरह तो देख ही सकते हैं, बट ऐसा दिया गया है प्रोविजन में कि ये नहीं करता, ठीक है। प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी, इफ रेजिडेंस फॉर रेजिडेंस ऑफ इंडिया, आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, इट इज़ अ आइडेंटिटी ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। रेजिडेंस और डोमिसाइल में अंतर होता है, ये चीज़ आपको पढ़ लेना अगर कभी मौका मिले तो, ठीक है। स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, चलो उसमें जानने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर बेनिफिट्स, ठीक है, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए हेल्प मिलता है, बिल्कुल सही। टारगेटेड डिलीवरी में हेल्प मिलता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, अब इसको पढ़ते हैं, इसके सेंटेंस को पढ़ते हैं। इसलिए मैं PT 365 का फ़ैन हूँ, क्योंकि इन्होंने जो भी लिखा है ना, इट इज़ अप टू द मार्क, टू द पॉइंट, फालतू की चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर आधार कार्ड फॉर अवेलिंग बेनिफिट सब्सिडीज अंडर द स्कीम दैट आर फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, टारगेटेड डिलीवरी के लिए, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट एक्ट। हाउएवर इसमें एक चीज़ लिखा हुआ था, ये है ना, स्टेट कैन नॉट इंटर, हाउएवर इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन द पीपल फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट फॉर द मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शन। मतलब कि देखो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट से कोई भी बेनिफिट लेना है तो आधार आपका मैंडेटरी हो गया, ठीक है, टारगेटेड डिलीवरी के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ आधार कार्ड, इस पर क्या बात हुई? केएस पुत्तस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वही अपना आर्टिकल 21 वाला मामला। आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 6 मंथ, मतलब आधार का मेटा डेटा आप 6 मंथ से ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकते। डज नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर 14, 15, 19 एंड 21, ये केएस पुत्तस्वामी केस में बोला गया था। आधार वुड बी मैंडेटरी फॉर एक्सेसिंग सोशल वेलफेयर स्कीम बट इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, ये याद रखना आपको कि आप फोर्स नहीं हो सकता आपको कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, मोबाइल कनेक्शन लेना है, इंटरनेट कनेक्शन लेना है, तो कोई भी कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकती आधार कार्ड देने के लिए, ठीक है। इवन आजकल मैं देखता हूँ ये होटल वाले भी हर बंदे का आधार कार्ड मांग रहे हैं, मतलब दिस इज़ सो पैथेटिक। आपको वैसे आधार कार्ड का एक वो बनवा लेना चाहिए कॉपी, मतलब डुप्लीकेट जो भी उसका आता है, और उसको यूज़ करना चाहिए हर जगह, ठीक है, खास करके होटल वोटल में, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है अपने प्राइवेसीज पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। टारगेटेड डिलीवरी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू रिक्वायर आधार कार्ड फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स सब्सिडीज अंडर द स्कीम्स दैट आर फंडेड बाई CFI और CFS, ठीक है, ये आधार एक्ट 2016 में मेंशन्ड है, ठीक है। दूसरा चीज़, आपको बाध्य नहीं किया जा सकता अगर आपको बैंक अकाउंट या इंटरनेट कनेक्शन लेना है। तीसरी चीज़, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग योर डेटा, है ना, अदरवाइज आपका ब्रीच हो जाएगा राइट टू प्राइवेसी। चलो, UIDA जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये स्टैचुरी बॉडी है, आधार एक्ट के थ्रू आया हुआ है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, है ना, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, MeitY, MEITY, ठीक। फंक्शन क्या है? सिंपल है, इश्यू आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार एनरोलमेंट, ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डेवलपिंग पॉलिसी प्रोसीजर वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती हैं? जो सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ X और Y% में बटी होती हैं, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, नीति आयोग हैज इनिशिएटेड प्रोसेस फॉर रिवैम्पिंग द CSS। डिफाइन क्या है? अभी हमने बताया कि दैट आर फंडेड जॉइंटली बाई स्टेट and implemented through states in sector falling in the state and concurrent list of the, ये तो देखो जैसे जो भी चीज़ें जो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं या फिर स्टेट लिस्ट में हैं, तो उनके लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाया जाता है। जैसे सैनिटेशन हो गया, वो प्योरली स्टेट का है। चलो, फीचर क्या है? करंट फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ सब ग्रुप ऑफ चीफ कमिश्नर, ठीक है, समझ आता है। फोकस ऑफ CSS ऑन द स्कीम दैट कंप्राइजेज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा एक हमारा एजेंडा है जिसमें नेशनल को डेवलप किया जा रहा है। वाह क्या डेफिनेशन है, ठीक है। सो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के अंदर जितने भी स्कीम आएंगे, उनमें जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही हैं उसको रैशनलाइज करने का ये प्रोसेस है, नीति आयोग ने किया हुआ है। करंट स्टेटस क्या है कि 75 चीज़ें चल रही हैं 3 कैटेगरी में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा 10.4% जो सेंटर का बजट एक्सपेंडिचर जा रहा है, वो जा रहा है किसमें? अपना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, ठीक है। फंडिंग, ऑल ट्रांसफर टू स्टेट एंड CSS आर बीइंग रूटेड थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा किस में जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जाता है, ठीक है। फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन,
एंड एवोल्यूशन ऑफ प्लान नॉन प्लान हमने पढ़ रखा है। CSS एंड सेंट्रल स्कीम हैव बीन प्राइमरी मॉडल ऑफ स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है, इसमें कुछ जानने लायक नहीं। फंडिंग पैटर्न क्या है, 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं प्लस 3 हिमालयन स्टेट, उनमें 90:10 का शेयर देता है कौन, सेंटर। जैसे कि नॉर्थर्न स्टेट में सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स जो हैं। अदर स्टेट में 60+40, कोई यूटी है जिसमें लेजिस्लेचर नहीं है तो सेंटर 100% देता है, ठीक है। मॉनिटरिंग, नीति आयोग जो है वो अपना मॉनिटर करता है। चलो, टाइप ऑफ CSS, कोर स्कीम जो कि नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के अंदर आती हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि योजना, स्वच्छ भारत मिशन। कोर ऑफ द कोर स्कीम, ये जब आप वेरियस स्कीम पढ़ोगे तो उसमें ध्यान रखना कि कौन सी कोर ऑफ द कोर है, जैसे कि मनरेगा है वो कोर ऑफ द कोर स्कीम है, तो ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में आती है, ठीक है। ऑप्शनल स्कीम, जिसमें स्टेट्स आर फ्री टू ज्वाइन, अगर वो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहें तो नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जानना कि क्या है, बस ये जान लेना कि ये 8 नॉर्थर्न स्टेट, 3 हिमालयन स्टेट को 90:10 में मिल रहा है और बाकियों को 60:40 में, और जो यूटी विदाउट लेजिस्लेचर है उनको 100%, बाकी ये सब से फालतू दिया हुआ है। चलो, मिशन कर्मयोगी है ना, जो सिविल सर्वेंट है उनको ट्रेन करने के लिए 3 ईयर हो गया इसका। अब ये बना हुआ है अपना नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। इट एम्स टू क्रिएट प्रोफेशनल्स वेल ट्रेन फ्यूचर, पता है मुझको, कवर्स ऑल सिविल सर्वेंट, है ना, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स एटसेट्रा। देखो, ये चीज़ आ सकता है कि इट डज़ नॉट कवर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। अरे क्यों नहीं कवर करेगा भाई, अगर हमें सिविल सर्विसेज को ट्रेन करना है, सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करना है, तो जितने आए सबको ट्रेन करो ना, एक्सेप्शन मत डालो इसमें, तो कॉमन सेंस है, ठीक। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर्स का HR काउंसिल होगा, दैट विल बी द एपेक्स बॉडी टू गवर्न दीज होल मॉनिटरिंग थिंग, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेटिंग यूनिट होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एक बनाएंगे, CBC, ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे, दैट विल बी 100% गवर्नमेंट ओन्ड, इलेक्ट्रॉनिक ओन्ड, ऑनलाइन लर्निंग, आई गॉट कर्मयोगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई गॉट ऐसे आ जाएगा कि आई गॉट कर्मयोगी इज रिलेटेड टू, है ना, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, जो कि आप लोग बनने वाले हो। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ मिशन कर्मयोगी, शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल बेस्ड, ये मेंस का बहुत अच्छा कीवर्ड बन सकता है। मूविंग टू कॉम्पिटेंसी ड्रिवन अप्रोच, 70-20-10%, देखो जिसमें ये इंपॉर्टेंट होगा, 70 जो है वो वर्क से आएगी, ठीक है, 20% अदर्स से आएगी और 10% जो है वो ट्रेनिंग से आएगी, ठीक है। तो याद रखना है आपको। टेक्निकली अभी हम क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई 80% लर्निंग से आएंगी, 20% करने से आएगी, उल्टा है, ठीक है। मूव बियॉन्ड साइलोस इन द गवर्नमेंट, मतलब जो जितने डिपार्टमेंट सब अलग अलग काम कर रहे हैं उनको एक साथ बुलाओ, एक साथ काम करें, ठीक है। इंटीग्रेटेड, अब आई गॉट कर्मयोगी एक्ट एज ए लॉन्च पैड फॉर द मिशन ऑफ कर्मयोगी, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसमें ट्यूटोरियल ये वो सारी चीज़ें रहेंगी। इट इज़ ए ऑनलाइन पोर्टल टू गाइड मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, नॉट इंपॉर्टेंट वेरी, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह वगैरह। परफॉर्मेंस ऑफ ऑल यूजर्स विल बी ट्रैक्ड, मॉनिटर एंड इवेलुएटेड, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसा है मान लो, ठीक। चलो, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या क्या होगा, ये देखो, कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया, है ना, इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT, जो कि जैसे आप DOPT ही आपको रिकमेंड करता है ना सिविल सर्विसेज में, वहीं से वो आती है। इस्टेब्लिश्ड एज इंडिपेंडेंट बॉडी, है ना, कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है इसके पास। कॉम्पोजिशन 3 मेंबर्स एंड सपोर्टेड बाय इंटरनल सेक्रेटरीट, चलो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे ये। मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, समझ आता है, सॉरी। इसका पर्पज़ क्या है, बिल्ड क्रेडिबिलिटी, सेप यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह। फंक्शंस क्या है, फैसिलिटेट प्रिपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, एनुअल स्टेट, बिल्कुल, अप्रूविंग नॉलेज पार्टनर्स, हारमोनियस डिसाइलोड अप्रोच, ठीक है, समझ आ गया। कुछ बहुत ज़्यादा इसमें खास नहीं था, बस ये चीज़ 2 चीज़ याद रखना कि ये 70-20-10 वाला प्रिंसिपल और रूल टू रोल बेस्ड, और इसमें जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, बस इतना याद रखना आपको, ठीक है। चलो, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म पे आया, न्यूज़ में क्यों है। जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है उन्होंने अभी एक मुहिम चलाई है कि आपको टाइम बाउंड रिड्रेसल मिले अपने ग्रीवांसेस का, ठीक है। अब न्यूज़ इस पर क्या क्या है, और थोड़ा सा ऑल दो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं वो पढ़ लेते हैं। की हाईलाइट्स, कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग द पब्लिक ग्रीवांसेस, कि आपको नोडल ऑफिसर लगाना है हर मिनिस्ट्री में, हर डिपार्टमेंट में। टाइमलाइन होगी आपकी 21 दिन, पहले 30 था उसको रिड्यूस करके 21 दिन कर दिया गया। और ग्रीवांस एड्रेस ये रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स बनेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो, कौन सा मिनिस्ट्री जो है वो अच्छे से आपका रिस्पॉन्स कर रहा है ना,
ग्रीवांसेस को, ठीक है। कंसेप्चुलाइज एंड डिजाइंड बाय DARPG, DARPG इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। डिपार्टमेंट ऑफ, कौन, इसका नाम क्या था यार, मैं भूल गया। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ठीक है। यही वो डिपार्टमेंट है जिसने इस चीज़ को भी वो किया था। याद है आपका, एक GS2 में एक चैप्टर है जो पब्लिक डिस्क्लोजर देता है, मैं भूल गया, नाम ही भूल गया। एनीवे चलो, GRI वाज कॉन्सेप्चुलाइज बाय DARPG, और ग्रीवांस रिडसल मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा और दिया हुआ है। GRM ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, समझ आता है। टू डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट हैंडलिंग ग्रीवांसेस, एक अपना DARPG है और एक अपना डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस है। देखो CP ग्राम्स है, CP ग्राम जो है वो नॉर्मल जनता के लिए है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट ड्राइव कर सकते हो, 24/7 खुला रहता है, ठीक है। तो CP ग्राम, जब आप लोग सर्विसेज में जाओगे, CP ग्राम विल बी द बिगेस्ट पेन इन योर डे टू डे फंक्शनिंग, ठीक है। चलो, इट इज़ अ सिंगल पोर्टल कनेक्टेड टू ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड थ्रू रोल बेस्ड एक्सेस, कि कौन किसको देख सकता है, अगर कोई कंप्लेन आई तो उसका प्रोसेस बताओ कि कितना तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, कब तक सॉल्व हो जाएगा, वो सब देखना पड़ता है, ठीक है। ग्रीवांस रिडसल मैकेनिज्म इन स्टेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉर्मली डिजिग्नेटेड एज अ DPGO, है ना, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो DM होता है, उसको ग्रीवांस ऑफिसर में बनाया जाता है, ठीक है। जिला पंचायत ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड देयर ओन पब्लिक ग्रीवांस मैकेनिज्म। देखो अब यहाँ पे आ सकता है कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी है वो किस किस लेवल पे है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है और जिला पंचायत लेवल पे भी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अदर इनिशिएटिव क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैच्यूटरी इंस्टीट्यूशंस लाइक LBC, लोकायुक्त, NHRC वगैरह वगैरह। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली मैनेजमेंट, प्रगति, निवारण, ठीक है, ये याद रखना। लॉन्च बाय CBDT फॉर फास्ट टैक्स ऑफ टैक्स पेयर, तो ये टैक्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं जो मैं आपको बता सकूं, बस सारी रटने वाली चीज़ें हैं, ठीक। अब सेवोत्तम मॉडल मेंस का पॉइंट है, इसमें कंप्राइजेस ऑफ 3 मॉड्यूल्स होंगे, जैसे सिटीजन चार्टर। अच्छा हाँ, यही मैं बोल रहा था, सिटीजन चार्टर, जो DARPG है ना, इसने सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट किया था, ठीक है। ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी वगैरह वगैरह। चलो, जन योजना अभियान, पीपल पार्टिसिपेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पीपल प्लान कैंपिंग जन योजना अभियान को किया हुआ है, इसकी वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाम से सेम है कि पीपल का पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को इनकरेज करना है, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, एट ऑल 3 ईयर्स ऑफ, ये देखो, एट ऑल 3 टीयर्स ऑफ पंचायत विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट फ्रंटलाइन वर्कर्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दे विल बी इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पंचायती राज डेवलपमेंट, ठीक है। अब कंपोनेंट क्या है इस कैंपेन का, स्ट्रक्चर्ड वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, डिस्ट्रिक्ट सभा टू बी हेल्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन करवाना है। प्रिपरेशन ऑफ ग्राम सभा वाइज कैलेंडर, थीमेटिक डेवलपमेंट गैप्स वगैरह वगैरह बेसिक चीज़ दी हुई है। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, थीमेटिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन लोकलाइजेशन ऑफ SDGs, adopting whole of governance and whole of society approach, ठीक है। इट इज़ मल्टी डोमेन, मल्टी सेक्टोरल, अभी तक देखो कुछ भी प्रीलिम्स जैसा नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, मोर यूथ वगैरह वगैरह। अप्रूव्ड GDP ग्राम स्वराज पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है, देखो कि जो भी हमारे GPDP होंगे, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे, अगर वो अप्रूव हो गए तो ग्राम स्वराज पोर्टल पे उनको अपलोड किया जाएगा। बाकी इसमें सब बेसिक बिल्कुल पीपल प्लानिंग कैंपेन से ही आपको समझ आना चाहिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में लोगों को डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कराना, बस। बाकी जो कथा है फालतू है, नहीं याद कर सकते, इसमें कुछ ऐसा याद करने लायक है ही नहीं। ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज़, चलो, रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर दिस वॉज इनॉग्रेटेड इन द राजकोट, गुजरात। चलो, ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ऑडिटिंग ऑफ लोकल गवर्नेंस एक इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया अपना, कहाँ पे, राजकोट गुजरात में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, राजकोट गुजरात में। अब लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड, लोकल ऑडिटिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं। इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन कंट्री, ये बना हुआ है, ठीक है। ICL के बारे में और दिया हुआ है।
इट इज़ कोलाबोरेटिव प्लेटफॉर्म विद द पॉलिसी मेकर, ऑडिटर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वगैरह वगैरह. इट इन्हेंसेस इंडिपेंडेंट लोकल गवर्नमेंट, ठीक है समझ आता है. इट एक्ट्स एज ए नॉलेज सेंटर एंड थिंक टैंक. देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है. तो ये बोल देगा कि जो अपना ये है ICAL जो है वो क्या है, ऐसे बोल देगा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंदर या वैसा वैसा है. तो ये थिंक टैंक है अपना नीति आयोग जैसा, ठीक है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट हमें पता है, बहुत बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है. कंटेन्स प्रोविजन फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स. मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डेवलप्ड ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन टू कंडक्ट ऑनलाइन ऑडिट, समझ गया. इट हैज़ बीन अवार्डेड वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज, चलो ठीक है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, बाय द ITU, ठीक है. अब ये ऐसा आ सकता है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज इज गिवन बाई, है ना, ITU, ये याद रखना आपको. चलो करंट ऑडिटिंग मैकेनिज्म क्या है लोकल बॉडीज़ का. CAG के लिए मैंडेटरी है ये चीज़, है ना, कि CAG विल बी ऑडिटिंग ऑल द अकाउंट्स ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज़. इट इज़ डन थ्रू एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट और डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट. ये नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज़ 243G है. एनस्टाइन्स बेसिक प्रिंसिपल फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल बॉडीज़. 243J क्या बोलता है कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एम्पावर करना चाहिए कि जो ग्राम सभा है दैट कैन मेंटेन अकाउंट एंड ऑडिटिंग ऑफ द ईच अकाउंट कर सके, ठीक है. आर्टिकल 243G क्या बोलता है, लेजिस्लेचर मेक बाई, मतलब वही जो चीज़ यहाँ पे पंचायती राज के लिए वही चीज़ यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, ठीक है. कैंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड अभी कुछ चीज़ें आई थी, इसमें 2 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ. सबसे पहली चीज़ क्या है कि कंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है, जहाँ पे मिलिट्री ट्रूप्स स्टेशनड होते हैं, ठीक है, प्राइमरली डेडिकेटेड फॉर हाउसिंग द सोल्जर्स, ठीक है. इट कैन कंप्राइज ऑफ, जैसे कि मिलिट्री भी हो सकती है, उनके बीवी बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी में आया था 1757 में. नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसमें बैरकपुर कलकत्ता वॉज द फर्स्ट कैंटोनमेंट बोर्ड. थोड़ा सा स्टैटिकल चीज़ है, मतलब स्टैटिक्स में पढ़ लो. 61 कैंटोनमेंट्स हैं, सिर्फ 6 जो हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस बने हैं, बाकी के जो कितने 61 - 6 जो थे वो ऑलरेडी थे, ठीक. अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो क्या है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ कैंटोनमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ठीक है ना. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ कैंटोन बोर्ड इज ऑफ यूनियन, क्योंकि आर्मी जो है वो यूनियन के अंडर आती है, ठीक है. कैंटोनमेंट बोर्ड आर एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर दिस, जो कि अकॉर्डिंग्स विद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. ये है उसमें अपने यूनियन गवर्नमेंट में, बट दे आर डायरेक्टेड विद द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कैंटोनमेंट आर एडमिनिस्ट्रेड बाय कैंटोनमेंट बोर्ड बनता है, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का. जो स्टेशन कमांडर होता है ना उस पर्टिकुलर कैंटोनमेंट का, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाता है अपना उस बोर्ड का, जो कैंटोनमेंट बोर्ड बनता है, ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सेल्फ गवर्नेंस है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डेंस विद 74th CA के थ्रू होता है, ठीक है. कैटेगरीज वही है कि 2500 है तो ये 4 डाल दो. अब इसमें याद रखना कि लो पे मोर है ना, 2500 पे 4 है, ठीक है. 2500 से 1000 पे 3 है, 10,000 से 50,000 तक 2 है, और मोर देन 50,000 पे 1 है. तो याद है आपको. कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ये मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है. अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है वो हमारा आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 में डाल दिया. 14 है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है. मोर अबाउट द न्यूज़ तो ये नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना कि आर्टिकल 14 और 21 के अंदर राइट टू एनवायरनमेंट अपना आता है. और क्या है इसमें, इट इज एग्जाम्पल ऑफ वेयर SC हैज़ यूज्ड इट्स पावर टू वाइडन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 14, 21 एंड आर्टिकल 19, ठीक. चलो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वही MC मेहता वर्सेस यूनियन, आर्टिकल 21 को इन्वायरमेंट में एक्सटेंड कर दिया. और वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फंड में 2 चीज़ें जो 2 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं वो ये है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. जो डिसीजन मेकर है, जैसे लेट से कोई कहीं पे फैक्ट्री लगा रहा है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहा है, सो दे शुड टेक प्रिकॉशन व्हेन साइंटिफिक एविडेंस ऑफ इन्वायरमेंट और हेल्थ हजार्ड्स इज इनकन्क्लूसिव. मतलब कि अगर इनकन्क्लूसिव है तब भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं. दूसरा है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, मतलब जो पॉल्यूट करेगा ही विल पे इट, ठीक है, ही और शी विल पे फॉर दिस. अब देखो अभी क्या हुआ कि हमारे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक पासवर्ड यूज़ किया और जर्मनी भाग गए. तो अब डिप्लोमेटिक पासवर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है,
यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बस काम बढ़ा रहे हैं लोग। चलो, ये डिप्लोमेटिक स्टेटस मिलता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको सर्टेन प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे कि डिप्लोमेटिक असाइनमेंट या किसी ऑफिशियल पर्पज़ पे जा रहे हैं। जैसे आप लोग जब डिप्लोमेट्स बनोगे देन यू विल गेट डिफरेंट पासपोर्ट, तो उसी के बारे में एडवांटेज क्या होता है, इनके पास इम्यूनिटी होती है ना। वहाँ जाके कुछ कांड कर दिया तो आपके पास इम्यूनिटी होगी, अरेस्ट, डिटेंशन, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स में। एग्जेम्पशन फ्रॉम वीज़ा रिक्वायरमेंट्स इन सम कंट्री, जैसे कुछ कंट्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उस चीज़ को आपको नोटिफाई करेगा कि इन कंट्रीज़ में आपको वीज़ा रिक्वायर नहीं है अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो, ठीक है। हाउएवर इंडिया हैज़ वीज़ा वेवर एग्रीमेंट और जर्मनी इज़ वन ऑफ देम, तो इसलिए वो जर्मनी भाग गए थे सर, क्योंकि जर्मनी जाने के लिए वीज़ा नहीं लगता। दिस एग्रीमेंट अलाउज इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर टू विजिट दीज कंट्रीज विदाउट अ वीज़ा अप टू 90 days। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना, थ्रेशोल्ड बिकम्स इंपॉर्टेंट, 90 days, ठीक है। और जर्मनी है, बाकी कौन सी कंट्रीज वो याद नहीं करना। इंडियन पासपोर्ट यूनियन लिस्ट में है 7th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ कोर्स, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डील्स विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ आवर सिटीजनशिप एंड एट्सेट्रा। देखो, ऑल पर्सन हु डिपार्ट और इंटेंड टू डिपार्ट फ्रॉम इंडिया आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड पासपोर्ट, बट किसी किसी को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। सम कुड बी एग्जेम्प्टेड, याद रखना आपको। एडिशनली सेंट्रल गवर्नमेंट में इश्यू अ पासपोर्ट टू ए पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये देखो, ये आएगा कीवर्ड में स्टेटमेंट बन के कि पासपोर्ट कैन नॉट बी इश्यूड टू एनी पर्सन हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सो इट कैन बी इश्यूड, ठीक। देयर आर 3 क्लासेज ऑफ पासपोर्ट। ऑर्डिनरी जो हम लोग के पास है, मेरे पास है क्या, हाँ है, सॉरी। डिप्लोमेटिक वाइट कलर में जो मिलता है, और ऑफिशियल जो मरून कलर में मिलता है आपको, ठीक है। और छोटी छोटी न्यूज़, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर क्या है, इट इज़ ए स्पेशल पर्पज व्हीकल विच ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSC स्कीम सेलिब्रेटेड 15 ईयर्स, ठीक है। किसके अंदर है, माइटी के अंदर, ठीक है। अभी आपको बस नाम याद रखना है, ठीक है। कॉमन सर्विस सेंटर क्या करता है, सेंट्रलाइज कोलाबरेटिव फ्रेमवर्क, मतलब ये ऐसे मान लो कि ये एक IT कंपनी जैसा है, ये है ना, IT कंपनी जैसा है। ये सर्विसेज, नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। वन ऑफ द 3 पिलर्स इन नेशनल E-गवर्नेंस, अदर 2 पिलर्स आर नेशनल कनेक्टिविटी एंड डेटा बैकिंग सेंटर, ठीक है। फ्रंट एंड डिलीवरी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सोशल सेक्टर, रूरल सिटीजन, इंटीग्रेटेड मैनर, सबके साथ इंटीग्रेट करके काम करता है। पैन इंडिया नेटवर्क, ठीक है, ये पता है। सर्विसेज ऑफर, जैसे CSC में G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, जैसे ITR फाइल करना। B2C, बिजनेस टू सिटीजन्स, जैसे कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। कॉमन सर्विस 2 पॉइंट स्कीम लॉन्च हुआ है अभी 2015 में। ऑब्जेक्टिव है, मतलब वही डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ाना, सर्विस डिलीवरी को कंसोलिडेट करना, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर बनाना, वगैरह वगैरह। बस बेसिकली आपको याद रखना है कि ये इट्स अ काइंड ऑफ IT कंपनी दैट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, है ना, और इंफ्रा, ठीक है, डिजिटल इंफ्रा। बस इससे ज़्यादा इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को रैंक मिली है 159 आउट ऑफ 180। और ये किसके द्वारा दिया गया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक NGO है, ठीक है। डिफेंस ऑफ प्रमोशन वगैरह वगैरह। पब्लिश ऑन वर्ल्ड फ्रीडम डे, है ना, 3 मई को, याद रखना आपको। टॉप 3 रैंकर्स ऑब्वियसली नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, और इसके 5 इंडिकेटर होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल एंड सिक्योरिटी, ये आपको याद रखना है। चलो लास्ट, को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव असम गवर्नमेंट ने ले आया है कि जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के विद इन आपको एक को डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा, स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिसका जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होगा, उस जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है इसमें एक को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, तो यहाँ पे एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का सब कुछ चलेगा, उसके पास सेम पावर होगा जो DC के पास होगा, जो कि आप लोग बनोगे व्हेन यू विल अपॉइंटेड एज ए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इन योर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वही इनहेंसिंग गवर्नेंस, प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विस वगैरह वगैरह, क्लोजर अप वगैरह वगैरह, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव फिनिश द पॉलिटी 365 फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। कल हम फिनिश करेंगे अपना इकॉनमी का फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है। सो पढ़ते रहो और कभी भी फोमो में मत आओ, PT पढ़ो एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक द प्रीलिम्स। अच्छे से पढ़ोगे, दिमाग लगा के पढ़ोगे, बिटवीन द लाइन पढ़ोगे, हो जाएगा, ठीक है। सो 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो बन गई एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वीडियो आई हैव एवर रिकॉर्डेड एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम एन्जॉइंग इट। सो ठीक है, इकॉनमी करते हैं, आई विल ट्राई टू फिनिश इकॉनमी इन 2 वीडियोज़, देखते हैं क्या होता है, ठीक है।
चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ़ यू लाइकिंग दिस होल इनिशिएटिव, माई एफर्ट, please subscribe, give me your feedback if you're listening to me, and I would love to talk to you as well. Thank you. See you in the next one. Bye.